CH11 खतरा। रॉकी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने हांफते हुए कहा, बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रॉकी उस वक्त अपने मैनेजर प्रकाश के साथ बैठा हुआ था। उस आदमी को यूं रॉकी के ऑफिस में आता देख वो चिल्लाया, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, पता नहीं कैसे आया जाता है बॉस के केबिन में। वो आदमी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गया और शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बॉस, लेकिन बात ही ऐसी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो आदमी इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही रॉकी ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसने प्रकाश से उस आदमी के बारे में पूछा। प्रकाश बोला, बॉस, ये वही आदमी है जिसे आपने शनाया मैडम के ऑफिस में बैठा रखा है। रॉकी ने उस आदमी को गौर से देखा। उसे याद आया कि उस आदमी का नाम कमल था और वो शनाया की फैक्ट्री का अकाउंटेंट था। जब शनाया की फैक्ट्री डूबने लगी थी तो वो रॉकी के वहां नौकरी मांगने आया था। कोइंसिडेंटली रॉकी की नजर उस पर पड़ गई थी। तब रॉकी ने उसे एक बेहद ही दिलचस्प ऑफर दिया था। वो उससे बोला था, मैं तुम्हें काम देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ अकाउंटेंट बनकर नहीं रहना होगा। मेरा काम थोड़ा सा टेढ़ा है, बोलो कर पाओगे? रॉकी की वो बात सुनकर कमल के तो जैसे कान ही खड़े हो गए थे। कमल बेहद ही लालची था। रॉकी को उसके ही जैसे किसी आदमी की तलाश थी। कमल ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आप कहो तो आपके लिए अपनी जान ही दे दूंगा मैं बॉस, टेढ़ा काम क्या चीज है? इस पर रॉकी बोला, तुम्हारी जान का क्या, मैं अचार डालूंगा। कोई 10 रुपए भी नहीं देगा मुझे तुम्हारी जान के बदले, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे सकता हूं अगर तुम मेरा काम करोगे तो। रॉकी उससे आगे बोला, देखो तुम शनाया के यहाँ काम मत छोड़ो। तुम्हें वहां से सैलरी देर सवेर ही सही पर मिलती तो रहेगी ही, और साथ ही मैं तुम्हें हर महीने 20,000 और भी देता ही रहूंगा। बस तुम्हें इतना करना होगा कि शनाया की फैक्ट्री में हो रही एक एक एक्टिविटी की खबर मुझे देते रहना होगा बस। कमल झट से इस बात पर राजी हो गया। कमल ने जैसे ही रॉकी से कहा कि उसके पास एक बुरी खबर है, रॉकी ने उस पर त्योरी चढ़ा ली। रॉकी बोला, अब बोलेगा या माइक लेकर आऊं तेरे भाषण देने के लिए? इस बात पर कांपती हुई आवाज में वो बोला, वो बॉस, शनाया मैम के पैसों की दिक्कत सॉल्व हो गई है। रॉकी उसकी ये बात सुनकर अपनी कुर्सी से उठता हुआ चिल्लाया, क्या? ये कैसे हुआ और कब? बॉस, आज सुबह ही हुआ ये सब। आज ही उनकी कंपनी में देविका दास ने पूरे 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। रॉकी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देविका दास भला शनाया की कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगी? बॉस, आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप कोई भी बिजनेस पोर्टल पर देख सकते हैं। सब पर सुबह से बस यही न्यूज आ रही है। कमल का इतना कहना था कि रॉकी ने देखा कि कमल की बात सच थी। रॉकी वो देखकर गुस्से से तिलमिला गया। उसने अपना सारा गुस्सा कमल पर उतार दिया। अगर मुझे ये बात न्यूज पोर्टल से ही पता चलनी थी तो मैं इतने सालों से तुझे पैसे क्यों दे रहा हूँ? निकल जा यहां से। रॉकी का मारा हुआ पेपर वेट कमल के सर पर जा लगा। उसके सर से खून निकलने लगा था। रुमाल से अपना खून रोकते हुए कमल वहां से डरकर भाग गया। कमल के जाने के बाद प्रकाश रॉकी से बोला, बॉस, आपको आज तक मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया? रॉकी ने गहरी सांस ली। वो प्रकाश पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए अपने दिल की बात उसे बताते हुए बोला, मैंने शनाया को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया यार। उसके डैड को जहर तक दे दिया। उसकी फैक्ट्री में अपने लोग बैठाकर उसका नुकसान करवाया। क्यों? ताकि शनाया रोते गिड़गिड़ाती हुई मेरे पास आए, मुझसे भीख मांगे और उसके बदले में मैं उससे शादी कर लूं। मैं थोड़ा सा ही सही अपने गोल की तरफ पहुंच ही चुका था। उस दिन हॉस्पिटल में शनाया मेरे थोड़ा करीब आ ही गई थी। अब बस आखिरी स्टेप था उसे पैसे देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेने का। उन पैसों के बदले मैं उससे शादी कर लेता और उसके पास मुझे हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। शनाया के डैड को जहर देने वाली बात ने प्रकाश को चौंका दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रॉकी शनाया को पाने को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था। प्रकाश को अचानक रॉकी से डर लगने लगा। उसने सोचा कि लोग सही ही कहते हैं रॉकी के बारे में, रॉकी की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब है। लेकिन प्रकाश ने ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी कि उनकी इतना बड़ा राज बताने के बाद अगर उसके ऊपर जरा सा भी शक हुआ तो रॉकी उसे छोड़ेगा नहीं। प्रकाश बोला, पर बॉस, आप ही कह रहे थे ना मुझसे उस दिन कि शनाया मैडम की माँ चाहती है कि आप उनसे शादी करें। तो परेशानी क्या है? आप जाकर बात करिए ना उनसे, वो जरूर आपकी मदद करेगी। वैसे भी आपके जैसा दामाद उन्हें दूसरा कौन मिलेगा? रॉकी को प्रकाश की बात सही लगी। उसने मधु से मिलना बेहतर समझा। दूसरी तरफ मधु ने रॉकी से मिलने के लिए शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चुना। बिल के पैसे रॉकी को देने थे। मधु को कोई टेंशन नहीं थी। वैसे भी जब से शनाया के पास 100 करोड़ आए थे, मधु फूले नहीं समा रही थी। रॉकी उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही मधु ने वहां की सबसे महंगी डिशेस का ऑर्डर दिया। रॉकी बोला, आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपके कहने पर मैं इतने सालों से शनाया का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आंटी, आप ही बताइए मैं और कितना इंतजार करूं?
मुझे तो लगता है ये इंतजार करने के चक्कर में मैं शनाया से और दूर होता जा रहा हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में जब मैंने शनाया से मुझसे शादी करने को कहा तब उसने मुझसे सोचने का समय मांगा। लेकिन आज इतने दिन हो गए हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने आज उसे कॉल करके शादी वाली बात पूछी भी लेकिन उसने मुझे फिर से मना कर दिया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आपको ही कुछ करना होगा। रॉकी की इस बात ने मधु को सोच में डाल दिया। वो जानती थी कि 100 करोड़ से उसका कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह की लाइफस्टाइल वो चाहती थी उसके लिए उसे रॉकी की मदद चाहिए थी। और रॉकी उसकी मदद तभी करेगा जब शनाया उससे शादी करने को तैयार हो जाएगी। मधु रॉकी को समझाते हुए बोली, रॉकी मेरा यकीन करो, शनाया करेगी तुमसे शादी। मैं जानती हूँ उसके मन की बात पर क्या आंटी, पर बेटा जब तक वो विवेक उसकी जिंदगी में है तब तक वो तुम्हारे और शनाया के बीच कांटे जैसा ही अड़ा रहेगा। हमें उस विवेक का कुछ करना होगा। रॉकी कुछ सोचते हुए बोला, आंटी अगर प्रॉब्लम विवेक ही है तो उसकी फिक्र आप मत करो। मैं उस विवेक को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी। मधु उससे बोली, तुम्हें जो करना है करो उस विवेक का, बस मेक श्योर कि वो वापस मेरी बेटी की जिंदगी में ना आए। विवेक पूरे 2 दिन बाद घर लौटा था। घर आते से ही उसने किचन का सारा काम किसी परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह संभाल लिया। जब से शनाया को फैक्ट्री में लॉसेस होने लगे थे तब से ही उन लोगों ने घर के नौकरों को निकाल दिया था। नौकरों की सैलरी अफोर्ड कर पाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए विवेक ने बिना देर किए घर के सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। विवेक किचन में खाना बना रहा था। किचन में से जब अशोक बंसल ने आवाज आते हुई सुनी तो वो अपनी व्हीलचेयर को सरकाते हुए किचन में पहुंचे। विवेक को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो अंदर गए और विवेक से बोले, विवेक तुम आ गए बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? पता है तुम्हें मैं और शनाया कितना परेशान थे तुम्हें लेकर। विवेक ने अशोक बंसल को देखकर अपना काम रोक दिया और उनके पास गया। वो अपने घुटनों के बल बैठा और उनसे बोला, कहीं फंस गया था पापा, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। अशोक बंसल इस पर बोले, सब ठीक तो है ना? विवेक बोला, पहले नहीं था पर अब सब ठीक है। अशोक बंसल कुछ सोचते हुए बोले, विवेक वो शनाया को पैसों की जरूरत थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। विवेक ने एक पल के लिए अशोक बंसल को देखा। अशोक बंसल ठीक जरूर हो गए थे लेकिन अब भी उनके शरीर में बहुत कमजोरी थी। और उसी कमजोरी के कारण उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता था। उन्हें चीजें समझने में भी टाइम लग रहा था। विवेक ने प्यार से उनका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ पापा, शनाया की पैसे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अशोक बंसल ने प्यार से उससे कहा, मुझे पता था विवेक तुम जरूर उसकी मदद करोगे। विवेक ने अशोक की इस बात पर कुछ नहीं कहा। वो कुछ भी बताकर अशोक का दिल नहीं दुखाना चाहता था। अशोक का हाथ पकड़े हुए विवेक को अचानक ही उनकी नब्ज देखने का मन हुआ। अशोक की पल्स चेक करने के बाद विवेक टेंशन में आ गया। अशोक की बॉडी में काफी कमजोरी थी और इस कमजोरी के कारण अशोक को दूसरी बीमारियां होने का खतरा था। विवेक को लगा कि उसे अशोक का और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी जब से अशोक हॉस्पिटल से लौटे थे तब से विवेक ही उनका ध्यान रख रहा था। उनके खाने पीने से लेकर कमजोरी के लिए दी गई उनकी दवाओं तक का ख्याल विवेक ही रख रहा था। अचानक उसे सन्यासी की बात याद आई। सन्यासी ने उसे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने को कहा था। उसे लगा कि अगर उसने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया तो वो शायद अशोक की कमजोरी की दवा भी ढूंढ पाएगा। उसने तय कर लिया था कि अगले दिन वो देविका से मिलकर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने का तरीका जानेगा। विवेक ने उस दिन डिनर में शनाया के पसंद की डिशेस बनाई थी। वो जानता था कि शनाया आज बहुत खुश होगी और वो शनाया की इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता था। जब शनाया और मधु घर लौटे तो उन लोगों को डाइनिंग टेबल सजी हुई मिली। खाने की खुशबू इतनी तेज थी कि घर में घुसते से ही उन दोनों को भूख लग गई थी। दोनों झट से कपड़े बदलकर खाने के लिए बैठ गई। उनके बैठने की आवाज सुनकर विवेक किचन से बाहर आया और शनाया से बोला, आज का दिन बहुत स्पेशल है शनाया, आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। आई होप यू लाइक इट। शनाया उससे कुछ कहती उससे पहले ही मधु बीच में बोल पड़ी, उस दिन तो बड़ी शान दिखाते हुए गए थे तुम इस घर से। लौटूंगा तो 20 करोड़ रुपए लेकर लौटूंगा, पर तुम तो 20 रुपए तक नहीं ला पाए शनाया के लिए। अशोक इस बात पर बीच में कुछ कहने वाले थे लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही मधु ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। विवेक मधु से बोला, मम्मी हमारी शनाया बहुत काबिल है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। देखिए ना मैं उसकी मदद करता उससे पहले ही देविका दास ने उसकी मदद कर दी। मधु ये सुनकर हैरान थी, तुम्हें कैसे पता देविका वाली बात? विवेक ने जवाब दिया, मुझे क्या, पूरे शहर को पता है ये बात, सुबह न्यूज में भी आई थी। मधु कुछ सोचने लग गई। विवेक सबको खाना परोस रहा था। वो जब शनाया की प्लेट लगाने लगा तो वो उससे बोली, विवेक तुम 2 दिन से गायब थे, तुम्हारा फोन तक बंद था, बस एक मैसेज किया तुमने, एक कॉल ही कर देते तो क्या जाता तुम्हारा, पता है मैं कितनी परेशानी थी। शनाया की ये बात सुनकर मधु हैरान थी।
उसकी हैरानी की दो वजहें थी। पहली, शनाया का विवेक के लिए परेशान होना। दूसरी, शनाया ने उसे नहीं बताया था कि विवेक ने उसे मैसेज करके इन्फॉर्म किया था। मधु ने सोचा था कि वो इस बात का बतंगड़ बनाएगी और शनाया को विवेक के खिलाफ भड़काएगी। लेकिन यहाँ तो उसका सारा ही प्लान चौपट हो गया था। विवेक को शनाया का यूं गुस्सा करना बहुत अच्छा लग रहा था। आज शनाया के गुस्से में भी उसे प्यार ही नजर आ रहा था। वो शनाया को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। शनाया का ध्यान खाने में था। मधु ने विवेक को शनाया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो वो और ज्यादा चिढ़ गई। उसे रॉकी से हुई उसकी बात याद आई। उसे कैसे भी करके रॉकी और शनाया की शादी करवानी थी और उसका सबसे पहला स्टेप था शनाया का विवेक से डाइवोर्स करवाना। शनाया ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और किसी काम के लिए वापस ऑफिस चली गई। शनाया के जाने के बाद विवेक ने अपनी प्लेट लगाई। जैसे ही विवेक एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला था, मधु उससे बोली, विवेक तुम शनाया को डाइवोर्स दे दो। वो भी यही चाहती है। शनाया विवेक से डाइवोर्स चाहती थी। ये बात सुनकर विवेक का खाना हलक में ही अटक गया। CH12 हदें। विवेक ने शनाया के पसंद का डिनर बनाया था। वो जानता था शनाया बहुत खुश होगी और उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने वो डिनर बनाया था। शनाया ने डिनर किया और उसे ऑफिस किसी जरूरी काम से वापस जाना पड़ा। शनाया के जाते ही विवेक खाने के लिए बैठा और जैसे निवाला अपने मुंह में लिया। मधु उससे बोली, विवेक तुम शनाया को डाइवोर्स दे दो। वो भी यही चाहती है। मधु की ये बात सुनकर विवेक और अशोक दोनों ही हक्का बक्का रह गए। मधु की विवेक से नफरत और शनाया को बार बार रॉकी से शादी करने वाली बात तो उन दोनों को पता थी। लेकिन जब मधु ने ये कहा कि शनाया खुद विवेक को डाइवोर्स देना चाहती है तो ये सुनकर विवेक की हलक में उसका निवाला अटक गया। अशोक बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मधु। मैं मान ही नहीं सकता कि शनाया विवेक को डाइवोर्स देने की बात सोच भी सकती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं झूठ कह रही हूँ। आपको मैं झूठी लगती हूँ। अशोक ने उसे इस बात का जवाब नहीं दिया। वो जानते थे कि मधु अपनी बात मनवाने के लिए झूठ का सहारा लेती थी, पर वो उस वक्त ये बात छेड़ना नहीं चाहते थे। वो मधु से बोले, मधु आज कितनी खुशी का मौका है। हमारी फैक्ट्री बिकते बिकते बच गई है। ऐसे शुभ मौके पर तो कम से कम ऐसी बातें मत करो। अशोक की बात का मधु पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आज तो जैसे ठान ही रखा था कि वो विवेक को उस घर से निकाल ही देगी। मधु फिर बोली, मैं कब तक चुप रहूं अशोक। पहले तुम बीमार थे ये सोचकर चुप रही, फिर तुम ठीक हो गए, फिर शनाया की फैक्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, अब फिर से ये सोचकर चुप हो जाऊं कि सब प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। क्या इस घर में मुझे बोलने का कोई हक नहीं? अशोक ने मधु की ये बात सुनकर एक गहरी सांस छोड़ी। मधु को हमेशा वही विक्टिम दिखती थी। उसको लगता था सब उस पर अत्याचार करते थे। विवेक उन दोनों की बातें सुने जा रहा था, लेकिन उन बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अब भी इस सोच में अटका हुआ था कि शनाया उसे डाइवोर्स देना चाहती थी। मधु आगे बोली, और वैसे देखा जाए तो सब ठीक नहीं हुआ है अशोक। अब भी हमारे खानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। अब क्या प्रॉब्लम बाकी है मधु? सब तो ठीक है। मधु बोली, अशोक ये लड़का, ये विवेक है हमारी प्रॉब्लम। ये जिस दिन से हमारे घर आया है उस दिन से मनहूसियत फैला रहा है। ये लड़का हमारी बेटी की कुंडली पर शनि की तरह बैठा हुआ है। ये निकले तो मैं अपनी बेटी की शादी रॉकी से करवा पाऊंगी। अपनी बीवी की ये बात सुनकर अशोक को अच्छा नहीं लगा था। एक बार उन्होंने विवेक को देखा। उन्हें विवेक पर बहुत दया आ रही थी। विवेक एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इंसान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लाइफ पार्टनर गलत मिल जाए तो सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए शायद सही जीवन साथी तलाशना बहुत जरूरी होता है। अशोक मधु से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मधु ने हमेशा उनके अंदर एक पति से ज्यादा एक सिक्योरिटी देखी थी। मधु को हमेशा से कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके लिए दुनिया भर की शोहरत ला सके। उसकी जिंदगी में प्यार की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए वो हमेशा अशोक से ज्यादा और ज्यादा की उम्मीद करती रह गई। अशोक भी सब कुछ होते हुए भी हमेशा अकेला महसूस करते थे। लेकिन जब से विवेक आया था, उन्हें विवेक के रूप में एक दोस्त, एक बेटा, एक हमदर्द सब कुछ मिल गया था। लेकिन मधु ने बेचारे विवेक की जिंदगी भी बर्बाद कर रखी थी। अशोक से एक पल को और बर्दाश्त नहीं हुआ। बस करो मधु, तुम्हें हर चीज से शिकायत है। क्या है ऐसा उस रॉकी में जो विवेक में नहीं है? इस पर मधु झट से बोली, पैसा, पावर, पोजीशन। अशोक उसकी इस बात पर उदास होते हुए बोले, बस यही जरूरी होता है इंसान की जिंदगी में। उसका दिल, उसकी अच्छाई, उसकी नेकी का कोई मोल नहीं। मधु बोली, तुम्हें क्या लगता है ये कोई ड्रामा चल रहा है जिसमें तुम्हारा विवेक हीरो है और रॉकी विलन? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है अशोक। रॉकी बहुत ही शरीफ इंसान और अच्छा है। नहीं तो कौन अपनाता है आज के टाइम में एक शादीशुदा लड़की को? और शायद तुम भूल रहे हो, रॉकी आज से 5 साल पहले भी शनाया से शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। भड़कते हुए अशोक बोले, मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि मैं जानता था रॉकी एक नंबर का आवारा रईस ज्यादा था। ही वॉज अ ब्लडी वुमनाइजर मधु।
1 मिनट के लिए अपनी आंखों से ये पैसों की पट्टी हटाओ और देखो रॉकी को, क्या तुम्हें वाकई लगता है वो हमारी बेटी के लिए सही होता? बर्बाद हो जाती शनाया की जिंदगी। ओ माय गॉड अशोक, ये सब बकवास है, सिर्फ अफवाहें थी वो। तुम कितने ओल्ड स्कूल हो। जरूरी है हर रईस इंसान बिगड़ा हुआ हो? मैं भी खानदानी रईस हूँ। कर या कमी है मुझ में? और तुम जानते हो रॉकी कितना प्यार करता था शनाया से। जब तुमने विवेक से शनाया की शादी करवा दी थी तो उसका इतना दिल टूट गया था कि उसने ये देश ही छोड़ दिया था। और वो लौटा भी कब, जब उसे पता चला कि शनाया विवेक जैसे निकमे इंसान के साथ शादी में फंस गई है। He came as a savior for our daughter. उद्धरण चिन्ह। अशोक चिल्लाते हुए बोले, ओ शट अप मधु। रॉकी देश छोड़कर इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसका दिल टूट गया था, वो इसलिए गया था क्योंकि उसका ईगो हट हो गया था। इतना बोलते ही तेज बोलने और कमजोरी की वजह से अशोक हौंफने लगे। उन्हें अचानक तेज खांसी आने लगी। मधु को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, उसे लगा कि अशोक अपनी बीमारी का बहाना बना रहे थे। विवेक अपनी जगह से उठा। उसने अशोक को संभाला और पानी पिलाया। ये देखकर मधु ताने मारते हुए बोली, तुमने इस लड़के को घर में इसलिए रख रखा है ना क्योंकि तुम्हें एक फ्री का नौकर मिल गया है जिसे तुम किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। अशोक, एक बाप जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखता है तो वो लड़के का घर, उसका खानदान, स्टेटस, नौकरी, बैंक बैलेंस सब देखता है। तुमने इस विवेक में क्या देखकर उससे अपनी बेटी की शादी करवाई थी? बस एक लेटर। अशोक ने इस बात पर चुप्पी साध ली। वो हर बार की तरह इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। दरअसल हुआ ये था कि 5 साल पहले विवेक अशोक के पास एक सीक्रेट लेटर लेकर आया था। उस लेटर पर कुछ ऐसा लिखा था कि अशोक ने उसे पढ़ते ही विवेक को गले लगा लिया था और शनाया से उसकी शादी करवाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था कि उस लेटर में क्या लिखा था। मधु ने लाख बार उनसे पूछने की कोशिश की थी उस लेटर के बारे में, लेकिन अशोक हमेशा ही उस बात पर चुप्पी साध लेते थे। शनाया उन दिनों अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। वो अपनी आगे की स्टडीज के लिए यूएसए जाना चाहती थी। वो वेकेशंस के लिए अपने घर आई हुई थी। तब अशोक ने उसे विवेक से मिलवाया था और बिना उसकी रजामंदी जाने उसकी शादी विवेक से तय कर दी थी। मधु ने हजार तरीकों से उस शादी को रोकना चाहा था, लेकिन अशोक ने उसकी एक नहीं चलने दी थी। हमेशा तो वो मधु की जिद के आगे हार जाते थे, लेकिन उस वक्त मामला ही ऐसा था कि वो कमजोर नहीं पड़ सकते थे। और जहां तक सवाल था शनाया का, उसको विवेक शुरू में अच्छा लगता था। हाँ, वो कोई हीरो टाइप या रॉकी जितने पैसे वाला नहीं था, लेकिन शनाया को उसकी नेकी बहुत भाती थी। वो विवेक से पहली ही मुलाकात में समझ गई थी कि विवेक एक अच्छा लड़का है, लेकिन मधु लगातार उसके कान भरती रहती थी। मधु ने शनाया को इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि शादी के कुछ ही दिनों के अंदर वो विवेक से चिढ़ने लगी थी। उसने उसके साथ बुरा बर्ताव भी मधु के कहने पर करना शुरू कर दिया था। मधु के कारण ही शनाया और विवेक कभी एक्चुअल पति पत्नी की तरह नहीं रह पाए थे। वो दोनों एक कमरे में तो रहते थे लेकिन एक बिस्तर पर नहीं सोते थे। आज से 5 साल पहले विवेक जब अशोक से मिला था तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं था। उसे सिर्फ धुंधला सा कुछ याद था। उसके पिता देश टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट्स में आते थे। उसकी माँ, उसका परिवार सब उससे बहुत प्यार करते थे। वो अपने दिल्ली वाले बंगले में उनके साथ रहा करता था, लेकिन इससे ज्यादा उसे उनके बारे में और कुछ याद नहीं था। अपने माँ बाप के चेहरे तक धुंधले थे उसके दिमाग में। उसे उस सन्यासी ने ही बताया था कि उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी और उसकी माँ और बाकी परिवार भी लापता थे। लेकिन जब भी वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता था उसके सर में तेज दर्द होने लगता था। पिछले 5 सालों से वो अपने आप को तलाशने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसका मन भी किया कि वो उस घर को छोड़कर चले जाए। मधु के तानों ने उसे परेशान कर रखा था, लेकिन हर बार शनाया के लिए उसके प्यार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। उसे शनाया से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। उसके लिए शनाया इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी, और शनाया ही उसका उस घर में रहने का और मधु के ताने और बदतमीजी सहते रहने का कारण थी। जब मधु ने विवेक से ये कहा कि शनाया उससे खुद डाइवोर्स चाहती है, तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। अब उसे उस घर में रहने का कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा था। उसने तय कर लिया था कि जब शनाया घर लौटेगी तो वो उससे साफ साफ इस बारे में पूछेगा, और अगर शनाया वाकई ही उससे डाइवोर्स चाहती होगी तो वो उसके रास्ते से हट जाएगा। शनाया को सीमा ने फोन करके अर्जेंटली ऑफिस बुलाया था, लेकिन जब शनाया वहां पहुंची तो उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली पड़ा था। शनाया ने सीमा को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। शनाया अपने केबिन में गई तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसका केबिन फूलों से सजा हुआ था, कैंडल्स लगी हुई थी और फेरी लाइट्स से पूरा कमरा सजा हुआ था। शनाया को वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन बोली, लेकिन ये सब किया किसने? फिर शनाया को लगा कि वो शायद ये सीमा की हक थी। सीमा को सरप्राइजेस थ्रो करने में बहुत मजा आता था। उसने सोचा कि शायद सीमा बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी। उसने सीमा को आवाज दी, सीमा सीमा।
कहाँ है यार, बाहर आ ना, ये क्या बचपना है। शनाया कुछ कहती उससे पहले ही म्यूजिक बजने लगा। वो चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने देखा कि सामने से कोई उसकी तरफ चलते हुए आ रहा था। उसने उस इंसान को पुकारा, कौन है? कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शनाया ने देखा कि सामने से रॉकी चलता हुआ आ रहा था। रॉकी बेहद हैंडसम लग रहा था। शनाया एक पल को उसको देखती ही रह गई। रॉकी धीरे से चलकर उसके पास आया। शनाया बोली, रॉकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि शनाया ने उसे हमेशा की तरह देखकर इग्नोर नहीं किया या मुंह नहीं बनाया। शनाया इन दिनों रॉकी को एक नई नजर से देख रही थी। रॉकी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। शनाया जानती थी कि रॉकी इतना पावरफुल था कि वो चाहता तो शनाया के साथ जबरदस्ती कर सकता था। लेकिन रॉकी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। रॉकी हमेशा उससे किसी टीनेजर की तरह अपने प्यार की गुहार करता रहता था। रॉकी दीवानों की तरह शनाया को चाहता था। शनाया ये बात जानती थी। आज से पहले उसने कभी रॉकी को उस नजर देखा नहीं था। वो हमेशा उसे दोस्त समझती थी। लेकिन अशोक को रॉकी पसंद नहीं था। अशोक ने शनाया को इतनी बार उसके बारे में भला बुरा कहा था कि शनाया उसे नापसंद करने लग गई थी। उसके बाद रॉकी इंडिया छोड़कर चला गया था। शनाया की नफरत उसके लिए बढ़ती गई, क्योंकि अशोक उसके बारे में उसे हमेशा ही बुरा कहते थे। फिर उसके बाद जब रॉकी 1 साल पहले लौटा, मधु तब से ही चाहती थी कि शनाया विवेक को डाइवोर्स दे दे। लेकिन शनाया उस वक्त उस चीज के बारे में सोचने की पोजीशन में नहीं थी। उसके पिता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। उसकी फैक्ट्री बर्बाद होने की कगार पर थी। ऐसे में ये सब सोच पाना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन मधु और रॉकी बिना उसके हालात समझे शादी वाली बात को लेकर उसके पीछे ही पड़े हुए थे। इस बात ने शनाया को चिढ़ा दिया था। उसे वो दोनों ही मीन लगने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रॉकी शनाया का साथ दे रहा था, उस बात ने शनाया को उसके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया था। रॉकी उस दिन जिस तरह से हॉस्पिटल आया था शनाया के एक ही फोन पर, शनाया को वो बात भी बहुत अच्छी लगी थी। और आज रॉकी उसके सामने खड़ा था किसी राजकुमार की तरह, और उसे देखकर शनाया चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। CH13 धोखा। विवेक के लिए घर में रुकना नामुमकिन हो रहा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहा थे। वो 2 रातों से सोया नहीं था, लेकिन तब भी नींद उसकी आंखों से गायब थी। कमरे की 4 दीवारों में उसे घुटन हो रही थी। अशोक और मधु दोनों ही सो रहे थे। अचानक विवेक के मन में शनाया के ऑफिस जाने का ख्याल आया। लेकिन उसके पास कार और पैसे थे नहीं, इसलिए वो पैदल ही शनाया के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। अजीब होती है किस्मत भी, जिस विवेक ने कुछ ही दिन पहले शनाया के लिए 100 करोड़ कमाए थे, उसी विवेक के पास टैक्सी तक के पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ देविका आज पार्टी से लौटने में बहुत लेट हो गई थी। रात के 1 बज रहे थे। वो अपनी कार से घर लौट रही थी। देविका को यूं रात में ड्राइव करना बहुत ही पसंद था। सुनसान सड़कें, ठंडी हवा और पुराने गाने उसके हिसाब से डेडली कॉम्बिनेशन थे। वो अपनी राइड का मजा लेते हुए जा रही थी। तभी उसने रास्ते पर अकेले चलते हुए विवेक को देखा। उसने गाड़ी विवेक के पास रोकी और आवाज दी, विवेक। अचानक सुनसान सड़क पर अपना नाम सुनकर विवेक एक पल को चौंक गया। देविका विवेक को यूं चौंकता हुआ देखकर बोली, अरे ऐसे क्या, डर गए जैसे कोई भूत देख लिया हो? इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम, वो भी ऐसे अकेले? विवेक ने कुछ सोचा और कहा, शनाया के ऑफिस। उसकी इस बात पर देविका को शक हुआ। विवेक सब ठीक तो है? शनाया इतनी रात में ऑफिस में क्या कर रही है? और तुम उसे ऐसे रात के 1 बजे पैदल मिलने क्यों जा रहे हो? विवेक ने देविका को शनाया और रॉकी वाली बात बताना ठीक नहीं समझा। वैसे भी वो डाइवोर्स वाली बात वो पहले खुद शनाया के मुंह से सुनना चाहता था। उसने देविका से झूठ कहा, वो एक्चुअली शनाया रात में ऑफिस में काम कर रही थी और अपना बहुत जरूरी सामान घर पर भूल गई थी, इसलिए मैं उसे वो देने जा रहा था। और पैदल इसलिए जा था क्योंकि मैंने बहुत लेट डिनर किया था। उसका ऑफिस भी घर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सोचा इसी बहाने वॉक हो जाएगी। देविका समझ गई थी कि विवेक झूठ कह रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि विवेक के पास खुद की गाड़ी नहीं थी, और वो घर में किसी की गाड़ी यूज नहीं करता था। देविका उससे बोली, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, शनाया का ऑफिस मेरे रास्ते में ही आएगा। विवेक उसे इस बात पर साफ इनकार कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा करके वो देविका का शक बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो कार में बैठ गया। देविका ने उससे पूछा, तो विवेक, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? आज तो तुम्हारे घर पर सब बहुत खुश रहे होंगे। इतनी बड़ी टेंशन जो दूर हो गई है सबके सिर से। देविका की इस बात ने विवेक के जख्मों पर जैसे नमक डाल दिया था। उसे मधु की वो बात याद आ गई। विवेक कभी मधु से कुछ कहता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था उसे उसकी बात का बुरा नहीं लगता था। लेकिन वो हमेशा शनाया का सोचकर चुप रह जाता था। वो ये तक जानता था कि उसके और शनाया के बीच आई दूरियों का कारण मधु ही थी। विवेक ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ देविका, सब बहुत खुश थे।
ऑल थैंक्स टू यू। देविका को लगा कि विवेक उससे कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। वो उससे बोली, विवेक मैं जानती हूँ हमें मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। देविका का यूं बात करना विवेक को बहुत अच्छा लगा था। इतने अपनेपन से उसकी आंखें भर आई। वो बोला, थैंक यू सो मच देविका। मैं जानता हूं तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं ठीक हूं। इधर रॉकी ने सीमा को कहकर शनाया को अर्जेंटली ऑफिस बुलवा लिया था। लेकिन जब शनाया ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली पड़ा था। वहां रॉकी के अलावा कोई नहीं था। रॉकी ने शनाया के केबिन को फूलों से सजा दिया था। शनाया को रॉकी का उसके लिए ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। शनाया को मुस्कुराता देखकर रॉकी की हिम्मत बढ़ गई। वो उसके पास आया और बोला, शनाया मुझसे ये इंतजार और नहीं होता अब। मैं पिछले 5 सालों से तड़प रहा हूं तुम्हें अपना बनाने के लिए, लेकिन तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। देखो शनाया, मैं जानता हूं तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो फिर ये दूरी क्यों? रॉकी शनाया से बातें करते करते उसके बेहद करीब आ गया था। शनाया की सांसें भी तेज होने लग गई थी। आज वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लग गई थी। शनाया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रॉकी ने उसे होठों पर चूम लिया। इस बात पर उसे रोकने की बजाय शनाया भी उसे चूमने लग गई। दोनों आज दुनियादारी को भूलकर एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। विवेक शनाया को किस करते हुए उसके कपड़े उतारने लगा। शनाया का हाथ भी विवेक की शर्ट के बटन पर जाने लगा। उसने भी उन बटन्स को खोलना शुरू कर दिया। शनाया आज भूल गई थी कि वो एक शादीशुदा औरत थी। उसका एक पति था जो उससे बेहद प्यार करता था। वो पति जो उसके लिए बहुत सह रहा था। लेकिन शनाया रॉकी की बाहों में पिघलती जा रही थी। कुछ देर बाद विवेक और देविका शनाया के ऑफिस के गेट में घुसने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि एक गाड़ी अंदर से बाहर आ रही थी। विवेक को गाड़ी और रॉकी को पहचानने में देर नहीं लगी। रॉकी को देखकर विवेक ने देविका से गाड़ी गेट के बाहर ही रोकने को कहा। विवेक उसकी गाड़ी से उतरा और देखा तो पाया कि शनाया बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। विवेक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि शनाया उसे इतना बड़ा धोखा दे सकती थी। लेकिन फिर भी विवेक शनाया के मुंह से बात सुनना चाहता था। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे, सच और झूठ के बीच में। विवेक वापस लौटने लगा। वो देविका के बारे में भूल ही गया था। उसे यूं वापस जाता देख देविका ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया और उसे अंदर बैठने को कहा। विवेक उसके पास गया और बोला, देविका मैं चला जाऊंगा खुद से। आगे चौराहे से कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। तुम घर जाओ, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। देविका जानती थी कि विवेक उससे झूठ बोल रहा था। वो भी रॉकी को पहचान चुकी थी। रॉकी की आवारागर्दी के चर्चे बहुत मशहूर थे। और देविका ये भी जानती थी कि रॉकी कई सालों से शनाया से शादी करना चाहता था। देविका को पता था उसे उस वक्त विवेक को अकेला छोड़ देना चाहिए था। वो विवेक को अपना जरूर मानती थी, लेकिन विवेक उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता था। तमीज यही कहती थी कि अगर विवेक अकेला रहना चाहता था तो देविका को उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था। लेकिन तमीज से बड़ी होती है दोस्ती। और उसी दोस्ती के कारण देविका ने विवेक से कहा, तुम बात नहीं करना चाहते किसी बारे में तो आई प्रॉमिस मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन इतनी रात में तुम्हें कहीं भी टैक्सी नहीं मिलने वाली, मेरे साथ आ जाओ प्लीज, तुम्हारा घर थोड़ी ही दूर है, मैं तुम्हें छोड़कर घर चली जाऊंगी। विवेक उसकी गाड़ी में वापस बैठ गया। उसे उस वक्त अकेले रहने से बेहतर किसी के साथ रहना सही लगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। विवेक को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसू जब देविका ने देखे तो वो टेंशन में आ गई। उसने गाड़ी साइड में रोकी और विवेक से प्यार से बोली, विवेक तुम ठीक हो? विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे देविका को सच बताना चाहिए या नहीं। जो कुछ उसने देखा था उसका एक बहुत बड़ा भार था उसके दिल पर। वो कैसे भी करके उस भार को उतार देना चाहता था। अगर वो उस वक्त देविका से अपने मन की बात नहीं बताता तो मुमकिन था कि उसके सर की कोई नस फट जाती। वो देविका से बोला, देविका वो गाड़ी जो उस वक्त शनाया के ऑफिस की बिल्डिंग से निकली थी वो और किसी की नहीं, रॉकी की थी। और मैंने देखा कि उस बिल्डिंग के बाहर शनाया भी खड़ी थी। इसका मतलब ये था कि रॉकी शनाया से मिलने आया था और शनाया उसे सी ऑफ करने के लिए नीचे आई थी। देविका मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, पर आज ही मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि शनाया मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। वो मुझसे डाइवोर्स लेकर रॉकी से शादी करना चाहती है। मुझे उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैं यहाँ शनाया से बात करने के लिए आया था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता बात करने लायक कुछ बचा है। अब तो मैंने उसे अपनी आंखों से देख लिया है। विवेक बेहद उदास था। देविका को शनाया रत्ती भर पसंद नहीं था, लेकिन देविका अपने गुस्से से विवेक का बुरा नहीं करना चाहती थी। उसने उससे वही कहा जो कोई भी सेंसिबल इंसान ऐसे हालत में किसी से कहता। वो बोली, विवेक हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो।
अक्सर हम एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट करके छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तुम शांत दिमाग इस बारे में सोचना और फिर फैसला करना। और रही बात वो डाइवोर्स वाली, तो विवेक मुझे ऐसा लगता है कि ये मधु की कोई चाल भी हो सकती है। मैंने खुद उन्हें ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पसंद करती है। शायद इसलिए उन्होंने तुमसे झूठ कहा हो। तुम्हें एक बार शनाया से इस बारे में बात करनी चाहिए, वो भी ठंडे दिमाग से। हो सकता है शनाया का सच कुछ और हो। वैसे भी किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। विवेक को देविका की बात सही लगी। उसे लगा कि उसे किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले एक बार देविका से बात कर लेनी चाहिए। कुछ देर बाद विवेक घर पहुंचकर शनाया का इंतजार करने लगा। शनाया सुबह के 4 बजे घर पहुंची। विवेक हमेशा की तरह शनाया के बिस्तर के बगल में जमीन पर गद्दा लगा कर लेटा हुआ था। विवेक ने देखा कि शनाया बेहद खुश थी। शनाया जब अंदर आई तो विवेक अपने बिस्तर से उठता हुआ उससे बोला, शनाया आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? विवेक को जागा हुआ देखकर शनाया चौंक गई। अचानक उसकी खुशी थोड़ी कम हो गई। वो बोली, हाँ वो ऑफिस में काम बहुत था। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो शनाया से बात कैसे करे, लेकिन उसने फिर अपनी हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, शनाया आज रॉकी आया था तुम्हारे ऑफिस में? रॉकी का नाम सुनकर शनाया के होश उड़ गए। वो सोचने लगी कि विवेक को कैसे पता कि रॉकी उससे मिलने आया था। उसने ऐसे जवाब दिया जैसे चोरी पकड़े जाने पर चोर जवाब देता है। वो बोली, तुम्हें कैसे पता रॉकी आया था आज ऑफिस? विवेक बोला, वो मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ से गुजर रहा था, तब मैंने तुम्हारे ऑफिस के गेट के बाहर से रॉकी को आता हुआ देखा। शनाया बात घुमाने की कोशिश करते हुए बोली, रात के 1 बजे तुम वहां से गुजर रहे थे। शनाया बात का रुख बदलना चाहती थी। विवेक ये बात समझ गया था। विवेक ने अपनी आवाज में दबंगता लाते हुए कहा, शनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं वहां उतनी रात को क्या कर रहा था। सवाल ये है कि रात के 1 बजे रॉकी वहां क्या कर रहा था। आज पहली बार विवेक ने शनाया से इस तरह से बात की थी। उसका ये टोन सुनकर शनाया हक्की बक्की रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे विवेक उस पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा था। इस बात ने शनाया के ईगो को हट किया। वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए विवेक पर जैसे धावा बोलते हुए वो बोली, क्या मतलब है रॉकी वहां क्या कर रहा था? उस बिल्डिंग में सिर्फ एक मेरा ही ऑफिस थोड़े है, वहां और भी ऑफिसेस हैं, रॉकी किसी से मिलने आया होगा। शनाया को यूं झूठ बोलता देख विवेक को और गुस्सा आया। वो चिढ़ते हुए उससे बोला, शनाया मैंने खुद तुम्हें उसे सी ऑफ करते हुए देखा था। झूठ मत कहो कि वो वहां किसी और से मिलने आया था। शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान कल तक उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं पाता था, वो उससे आज इस तरह आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। वो बोली, हाँ वो मुझसे मिलने आया था विवेक। शनाया ने विवेक को अपनी बनाई हुई कहानी सुनाना शुरू कर दी। शनाया ने अपनी आंखों में आंसू भरे और बोली, विवेक मैं तंग आ गई हूँ इस रॉकी से। वो तो जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं। उसने मम्मा को भी कन्विंस कर लिया है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। वो उस वक्त मेरे ऑफिस भी इसलिए ही आया था क्योंकि उसे किसी से पता चल गया था कि मैं ऑफिस में अकेली थी। वो वहां आकर वही सब बातें करने लगा कि विवेक को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन विवेक, मैंने उसे साफ मना कर दिया। दूसरी तरफ विवेक शनाया की झूठी बातें सुनते जा रहा था। CH14 झूठ। शनाया रॉकी के साथ थी। वो शादीशुदा जिंदगी की सारी मर्यादाएं लंघ चुकी थी। दोनों ही शनाया के केबिन के सोफे पर बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। तब रॉकी ने उसे चूमते हुए उससे कहा, शनाया आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं बता नहीं सकता तुम्हें मैं कितना खुश हूं। अब मुझे तुमसे और दूरी मंजूर नहीं है। तुम कल की कल ही उस विवेक को तलाक दे दो और मेरे साथ शादी कर लो। उसकी ये बात सुनकर शनाया घबरा गई। बहकावे में आकर वो रॉकी के साथ फिजिकल हो गई थी, लेकिन अब भी वो उससे शादी करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। उसे थोड़ा और वक्त चाहिए था। वो बोली, रॉकी तुम जानते हो ना, आज हमारे बीच जो कुछ भी है वो ठीक नहीं है। विवेक चाहे जैसा भी हो मेरा पति है। मैं शादी के बंधन में हूँ और उसमें रहते हुए ये करना गलत है। पर मैं नहीं जानती आज मुझे क्या हो गया था। मेरा खुद पर काबू नहीं रहा था। लेकिन रॉकी आज रात जो भी हमारे बीच हुआ उससे हम दोनों के बीच ही रहने देते हैं। प्लीज, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं अभी। ना ही मैं विवेक पर अचानक इतना बड़ा बम फोड़ सकती हूँ। अभी अभी काम भी ठीक होना शुरू हुआ है, ऐसे में मैं और बखेड़ा क्रिएट नहीं करना चाहती। इसलिए मेरी बात को समझना। मम्मा तक को नहीं पता चलनी चाहिए ये बात। शनाया की वो बात सुनकर रॉकी का मुंह उतर गया। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो कैसे भी शनाया को पा लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था। रियल टाइम में विवेक शनाया की बात गौर से सुन रहा था। शनाया विवेक को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, ये बात सुनकर विवेक को बेहद खुशी हुई थी। जैसे ही शनाया ने उससे ये बात कही, उसके दिल से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शनाया की डाइवोर्स ना चाहने वाली बात ने उसका गुस्सा उतार दिया था और अब उसे शनाया फिर से एक सच्ची और अच्छी इंसान लगने लगी थी।
दिन होने के बाद विवेक देविका के साथ बैठा हुआ था। देविका उसे शहर से दूर एक जंगल में लेकर आई थी। विवेक को अपने पावर्स पर काम करने की बहुत जरूरत थी। उसे बार बार सन्यासी की बात याद आ रही थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे अपने मठ के लोगों को ढूंढना होगा। कोई बहुत बड़ा काम उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उस तक पहुंचे से पहले विवेक को पहले खुद को ढूंढने की जरूरत थी। देविका उसे मेडिटेशन के बारे में बता रही थी। विवेक, इंसान की बॉडी में 7 चक्र होते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाए तो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं। ये चक्र स्पाइन के बेस में लोकेटेड होता। ये सबसे पहला चक्र होता है। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को इंग्लिश में सेक्रल चक्र कहते हैं। ये चक्र की नाभि यानी नेवल में होता है। उसके बाद तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। ये अपर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। चौथा अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, ये 7 चक्रों के बीच में बसा हुआ होता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र। नाम से ही समझ आता है कि ये इंसान की थ्रोट में होता है। उसके बाद है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये चक्र आईब्रोज के बीच होता है। इसमें 7वां और आखिरी चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये हमारे सर के ऊपर बीचों बीच बसा होता है। आई नो तुम्हें सुनने में ये सब बहुत वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन इन चक्रों को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ये 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तब इंसान बहुत पावरफुल हो जाता है, समाधि में पहुंच जाता है। यूनिवर्स के सारे राज इंसान के अंदर ही होते हैं। मेडिटेशन से तुम उन सीक्रेट्स को जान पाओगे। जैसे जैसे तुम खुद को जानोगे, वैसे वैसे यूनिवर्स को भी डिस्कवर करते जाओगे। दैट्स द ओनली वे जिससे तुम्हें तुम्हारे पावर्स के बारे में पता चलेगा। नाउ कम ऑन, मेरे साथ मेडिटेट करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है मेडिटेट करते हुए। देविका और विवेक मेडिटेशन करने के लिए एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर बैठ गए। दूर बैठने को देविका ने ही उसे कहा था। अगर वो एक दूसरे के पास होते तो एक दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जी को अफेक्ट करते। विवेक पहली बार मेडिटेट कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। जंगल की हवाएं ठंडी थी, साथ ही वहां बहुत शांति थी, इसलिए उसे मेडिटेट करने में आसानी हो रही थी। विवेक को मेडिटेट करते वक्त अजीब अजीब सी चीजें दिख रही थी। कई ऐसी चीजें भी थी जो उसने उस दिन के पहले कभी नहीं देखी थी। विवेक को समझ भी नहीं आ रहा था वो सब क्या था। तभी अचानक उसे अपने ससुर अशोक बंसल और देविका के दादाजी नीरज दास दिखे। वो दोनों उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर वो क्या था विवेक समझ नहीं पाया। लेकिन विवेक जानता था कि उन दोनों के यूं दिखने का कोई ना कोई मतलब जरूर था। मेडिटेशन खत्म करके विवेक जब घर पहुंचा तो उसने पाया कि शनाया और मधु घर पर नहीं थे, लेकिन अशोक की कार बाहर ही खड़ी थी। विवेक उन्हें अंदर ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। विवेक ने उन्हें आवाज भी लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। विवेक अशोक के कमरे में गया, लेकिन कमरे में भी कोई नहीं था। वो कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे बाथरूम से में कुछ गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर गया तो उसने देखा कि अशोक बाथरूम के फर्श पर गिरे हुए थे। विवेक उन्हें देखकर बहुत घबरा गया। उसने उन्हें उठाया और उनके पलंग पर लेटा दिया। उसने उन्हें होश में लाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। विवेक ने उनकी पल्स चेक की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अशोक को हुआ क्या था। तभी उसे डॉक्टर दुबे की याद आई। उसने डॉक्टर दुबे को कॉल किया। आधे घंटे के अंदर डॉक्टर दुबे विवेक के घर में थे। उनके साथ देविका भी थी। जब विवेक का कॉल आया था तब देविका डॉक्टर दुबे के साथ ही थी, इसलिए वो भी चली आई थी। डॉक्टर दुबे ने अशोक बंसल को चेक किया और विवेक से बोले, विवेक घबराने की कोई बात नहीं है। कमजोरी के कारण मिस्टर बंसल बेहोश हो गए थे। इस पर विवेक बोला, लेकिन डॉक्टर आपने इन्हें कमजोरी के लिए दवाएं तो दी थी ना, फिर कैसे नहीं ठीक हो रहे पापा। डॉक्टर दुबे बोले, विवेक तुमने एक बहुत अलग मेथड से मिस्टर बंसल का इलाज किया था। मेडिकल साइंस और उसकी दवाएं ना पंचभूत क्रिया समझती हैं, ना ही आयुर्तंत्र। तुमने उन्हें तंत्र से ठीक किया है, इसलिए एलोपैथी उन पर कोई असर नहीं कर रही। विवेक तुम्हें अपने ससुर की इस कमजोरी का इलाज खुद ही ढूंढना होगा। और तभी अचानक विवेक को कुछ याद आया। वो देविका से बोला, देविका तुम्हें पता है आज मेडिटेट करते वक्त मुझे क्या दिखा था। उसकी ये बात सुनकर देविका की आंखें बड़ी हो गई। किसी छोटे बच्चे की तरह क्यूरियस हो गई थी वो। विवेक बोला, आज मेडिटेट करते वक्त मुझे पापा का और तुम्हारे दादाजी का चेहरा दिखा था। और फिर अचानक पापा का यूं बेहोश होना और डॉक्टर दुबे का मुझे इलाज ढूंढने को कहना। इट ऑल मेक्स सेंस नाउ। तुम सही कह रही थी देविका, यूनिवर्स बातें करता है हमसे, बस हमारे सुनने की देरी होती है। ये बात सुनकर देविका और डॉक्टर दुबे दोनों ही मुस्कुरा दिए। विवेक ने डॉक्टर दुबे से पूछा, लेकिन डॉक्टर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं कैसे ढूंढूं पापा के लिए दवाई। आई मीन मैं हर बार तो विजन्स आने का वेट नहीं कर सकता ना, आई विल हैव टू फाइंड ए वे। डॉक्टर दुबे ने कुछ सोचा और कहा, यू आर राइट यंग मैन, यू विल हैव टू फाइंड ए वे। एक काम करो, कल मेरे घर आ जाओ।
देविका तुम भी आना, मेरे डैड की कुछ आयुर्तंत्र पर किताबें रखी हुई हैं। आई एम श्योर तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दोनों इस बात के लिए झट से राजी हो गए। डॉक्टर दुबे देविका की कार में बैठे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए देविका विवेक से बोली, अपना ख्याल रखना विवेक। विवेक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। डॉक्टर दुबे उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। जैसे ही देविका की कार गेट से बाहर निकली, शनाया की कार एंटर हुई। शनाया ने उस कार को गौर से देखा। उसे याद आया ये वही कार थी जो कुछ दिन पहले विवेक को घर छोड़ने आई थी। शनाया ने अपनी गाड़ी पार्क की और कुछ सोचते हुए अंदर गई। अंदर जाकर उसने विवेक को आवाज लगाई, विवेक विवेक विवेक। अशोक के रूम से बाहर निकला। शनाया ने उससे पूछा, कोई आया था क्या? विवेक बोला, हाँ वो डॉक्टर दुबे को बुलाया था मैंने, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गया थी उनके साथ। इससे पहले कि विवेक शनाया को देविका के बारे में कुछ बताता, शनाया दौड़कर अशोक के रूम में चली गई। अशोक को यूं नींद में देख वो घबरा गई। उसने विवेक से पूछा तो वो बोला, एक्चुअली डैड कमजोरी के कारण बेहोश हो गए थे। मैं जब घर लौटा तो मैंने देखा कि वो बाथरूम में गिरे पड़े हुए थे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर दुबे ने कहा है जल्द ही उनकी कमजोरी ठीक हो जाएगी। उसकी इस बात से शनाया को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोली, व्हाट द हेल इज दिस विवेक? तुम्हें डैड का ध्यान रखना चाहिए। अगर कुछ हो जाता उन्हें तो। कहाँ भटकते रहते हो आजकल तुम? मेरी जासूसी करने के लिए रात के 1 बजे मेरे ऑफिस आने की फुर्सत है तुम्हें, लेकिन डैड का ख्याल रखने की नहीं। शनाया ये बोलते ही चुप हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसने विवेक को उल्टा सीधा कहा था। उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं फिर से रॉकी वाले कांड की बात ना छिड़ जाए। इसलिए ये कहते ही वो वहां से चली गई। विवेक को उसका यूं जाना क्यूट लगा। उसे लगा कि शनाया ने टेंशन में उससे वो सब कह दिया, और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ वो वहां से चली गई। दूसरे दिन देविका और विवेक डॉक्टर दुबे के घर में थे। डॉक्टर दुबे ने अपने घर में मिनी लाइब्रेरी खोल रखी थी जिसमें 1000 से ऊपर किताबें थी। विवेक और देविका उस खजाने में से अपने काम की किताबें ढूंढने लगे। आजकल देविका का ऑलमोस्ट सारा ही वक्त विवेक के साथ गुजरता था। या तो वो विवेक के साथ होती थी या विवेक के ख्यालों में। विवेक एक रैक पर से कोई किताब निकाल रहा था। उस किताब के ऊपर 10 और किताबें रखी हुई थी। जैसी ही वो किताब विवेक ने निकाली, धम धम करते हुए वो सारी किताबें विवेक के ऊपर गिर गई। विवेक का मुंह बेचारे सा हो गया। ये देख देविका जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते वो उस सीढ़ी से गिर गई जिस पर वो खड़ी होकर ऊपर की रैक्स में से किताबें निकाल रही थी। विवेक उसकी बगल में ही खड़ा था। देविका जैसे ही गिरी वो विवेक से टकरा गई और दोनों ही गिर गए। गिरने पर सीरियस होने की बजाय दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वो दोनों किलोग्राम के बच्चों की तरह हंस रहे थे। उनके हंसने की आवाज सुनकर डॉक्टर दुबे, जो कि किचन में उन दोनों के लिए कॉफी बना रहे थे, लाइब्रेरी में पहुंचे। डॉक्टर दुबे ने उन दोनों को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देविका को कई सालों बाद यूं हंसते हुए देखा था। डॉक्टर दुबे उसे बचपन से जानते थे। उनके पिता और देविका के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही मठ में होने के कारण दोनों की आपस में बहुत पटती थी। देविका बचपन से शरारती थी। वो बड़े नाजों से पाली हुई थी। सबकी फेवरेट थी। घर की एकलौती बेटी थी, इसलिए किसी राजकुमारी की तरह रहा करती थी। देविका को सबसे ज्यादा इस दुनिया में 2 लोगों से प्यार था, एक अपने दादाजी से, दूसरा अपनी माँ से। लेकिन 6 साल पहले देविका की माँ की मौत हो गई थी। जब से देविका की माँ की मौत हुई थी, देविका ने जैसे हंसना ही छोड़ दिया था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। इसके बाद तो उसके दादाजी उसके इमोशनल एंकर बन गए थे। लेकिन फिर वो भी बीमार हो गए। देविका उसके बाद से जैसे जिंदगी से उदासी हो गई थी। पर विवेक ने उसके दादाजी उसे लौटा दिए। उसने वो कर दिखाया जो मेडिकल साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं कर पाए। वैसे विवेक ने देविका के दादाजी ही नहीं, उसकी खुशियां भी उसे लौटा दी थी। उसकी वो प्यारी हंसी जिस पर सब जान छिड़कते थे, वो हंसी आज देविका के चेहरे पर वापस लौट आई थी। लेकिन डॉक्टर दुबे एक बात को लेकर परेशान थे। विवेक की तरफ बढ़ते देविका के लगाव को वो पहले ही भांप चुके थे। वो जानते थे देविका जहां थी वो इश्क की पहली सीढ़ी थी। अगर उसे वहां नहीं रोका गया तो वो विवेक के प्यार में पड़ सकती थी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि विवेक एक शादीशुदा आदमी था। शनाया चाहे जैसी भी हो, उसकी बीवी थी, और जब तक विवेक शनाया के साथ है, देविका का उसके बारे में उस तरह से सोचना भी गलत था। डॉक्टर दुबे ने सोच लिया था वो मौका पाते ही देविका से इस बारे में बात करेंगे। CH-15 खुमार। देविका और विवेक डॉक्टर दुबे के घर पर थे। वो दोनों उनकी लाइब्रेरी में आयुर्तंत्र के ऊपर किताबें ढूंढ रहे थे। किताब निकालने के चक्कर में देविका और विवेक एक दूसरे से टकराकर गिर गए थे। गिरते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। जब डॉक्टर दुबे ने देविका को विवेक के साथ यूं घुलते मिलते देखा तो वो उसके लिए परेशान हो गए। देविका विवेक के प्यार में पड़ती जा रही थी, लेकिन विवेक शादीशुदा था, इस बात ने डॉक्टर दुबे की चिंता बढ़ा दी थी।
डॉक्टर दुबे ने सोच रखा था कि वो देविका से मौका मिलने पर इस बारे में बात करेंगे। वो उन दोनों को हंसता हुआ देखकर उनके पास गए। वो बोले, हे भगवान, तुमने ये क्या हाल बना दिया है इस लाइब्रेरी का। दोनों अपनी गलती पर बच्चों जैसे शर्मिंदा हुए। डॉक्टर दुबे फिर बोले, अब तो तुम दोनों को सजा मिलेगी, और वो होगी मेरे हाथ की बनाई कॉफी पीने की। दोनों उनकी ये बात सुनकर फिर से हंसने लग गए। देविका उनसे बोली, क्या बात है अंकल, इतना बड़ा डॉक्टर आज खुद कॉफी बना रहा है। देविका ने आज कई सालों बाद डॉक्टर दुबे को अंकल कहा था। देविका की मां की मौत के बाद से उसने अपने सारे रिश्तों से मुंह फेर लिया था। वो लोगों से अपनेपन से नहीं, सिर्फ काम के जितना बात करने लगी थी। इसलिए वो डॉक्टर दुबे को भी पहले की तरह अंकल नहीं, सिर्फ डॉक्टर कहती थी। पर इन दिनों देविका बदल रही थी। वो पुरानी वाली देविका बनती जा रही थी। ये देविका इन दिनों किसी खुमार में रहती थी। डॉक्टर दुबे को उसके मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वो बोले, क्या करूं, आज मेरे घर में मीटिंग ही इतनी सीक्रेट होने वाली थी कि अगर कोई नौकर उसके बारे में सुन लेता तो मुझे सीधे पागल खाने पहुंचवा देता। सब सोचते मैं डॉक्टर होकर आयुर्वेद में यकीन करता हूं। मेरी डिग्री पर शक करने लग जाते सब लोग। इसलिए मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी। डॉक्टर दुबे ने ये कहा और फिर खुद ही अपनी बात पर हंसने लगे। विवेक और देविका डॉक्टर दुबे के लिविंग एरिया में बैठे कॉफी पी रहे थे। डॉक्टर दुबे लाइब्रेरी में से कुछ किताबें ढूंढ कर लाए। उन्होंने विवेक को वो किताबें देते हुए कहा, विवेक, ये कुछ किताबें मिली हैं मुझे। मेरे डैड बहुत पढ़ा करते थे इन किताबों को। वो कहते थे इसमें ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये किताब मेरी समझ के तो बाहर है। मुझे लगता है तुम्हें ये किताबें पढ़नी चाहिए। जो शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं उनके कारण तुम इन किताबों में लिखी बातों को समझ पाओगे। मुझे लगता है काफी मदद मिलेगी तुम्हें इन किताबों से। विवेक ने उन किताबों को डॉक्टर दुबे से लिया और उसे देखने लगा। उन किताबों में टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी थी। वो किताब भले ही 100 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन और बाकी सब किसी मॉडर्न साइंस बुक की तरह थे। विवेक ध्यान से वो सब देखने लगा। वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, क्या मैं ये किताबें अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैं आपको फोटोकॉपी करवा कर वापस दे दूंगा शाम तक। डॉक्टर दुबे इस पर बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं विवेक, तुम ये किताबें रख सकते हो। जब तुम्हारा काम हो जाए तब दे देना मुझे। विवेक वो किताबें लेकर बाहर आ गया। विवेक किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे यूं देखकर देविका ने उससे पूछा, क्या हुआ विवेक, किस सोच में गुम हो तुम? विवेक बोला, देविका, इन किताबों में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स मैं घर पर नहीं कर सकता। सबको पता चल जाएगा इनके बारे में। मैं सोच रहा था कहाँ कर सकता हूँ मैं ये एक्सपेरिमेंट। उसकी ये बात सुनकर देविका मुस्कुरा दी और बोली, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ चलो। ये कहकर देविका ने विवेक को अपनी कार में बैठा लिया। देविका विवेक को उसके घर से थोड़ी ही दूर एक जगह पर लेकर आई थी। वो जगह महज आधा किलोमीटर दूर थी विवेक के घर से। विवेक उस सड़क से कई बार गुजरा था, लेकिन उसने आज से पहले वो जगह कभी नहीं देखी थी। उस जगह पेड़ ही पेड़ थे। दूर से दिखने पर वो किसी जंगल का रास्ता लग रहा था। देविका ने अपनी कार बाहर रोकी और वो दोनों उससे उतरकर अंदर की ओर जाने लगे। विवेक वो देखकर हैरान था। वो देविका से बोला, देविका, ये तो किसी जंगल का रास्ता लग रहा है। मैं किसी जंगल में कैसे कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट्स, ये तो काफी रिस्की होगा ना। देविका उससे बोली, सब्र करो विवेक, ये जंगल नहीं, अली बाबा की गुफा है। विवेक उसकी बात समझ नहीं पाया। उसे यूं हैरान देखकर देविका को बहुत मजा आ रहा था। वो आज उससे मजाक करने के मूड में थी। वो उन पेड़ों के पास गई और वहां जाकर बोली, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। विवेक को उसे ऐसा करता देखकर हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी दबाते हुए उससे बोला, आज ना तुम 5 साल की बच्ची लग रही हो। उसे छेड़ते हुए देविका बोली, और तुम 60 साल के अंकल। बिल्कुल भी फन करना नहीं आता तुम्हें। मैं ना आज से तुम्हें विवेक अंकल बोलूंगी अगर तुम ऐसे ही सीरियस रहे। विवेक मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं प्लीज, ऐसा गजब मत करना। पता चला मैं भरी जवानी में अंकल बन गया, वो भी इतनी बड़ी बच्ची का। देविका बोली, तो ठीक है, वैसे ही करो जैसा मैं कर रही हूँ। देविका फिर से पेड़ों की तरफ देखकर बोली, खुल जा सिम सिम। इस बार विवेक ने भी उसके साथ बच्चों जैसे यही किया, खुल जा सिम सिम। ये करके दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। देविका उससे बोली, तो विवेक अंकल। ऊप्स, नो अंकल। तो विवेक, चलो हम अंदर की ओर चलते हैं क्योंकि हमारे मैजिक मंत्र से इस गुफा के गेट खुल चुके हैं। देविका और विवेक आगे बढ़े तो विवेक ने पाया कि उन पेड़ों के पीछे वाकई एक टनल जैसा रास्ता था। विवेक वो देखकर हैरान रह गया। उसे एक पल को वो जगह जादुई लगी। उसने देविका से पूछा, देविका, ये कोई जादुई जगह है क्या? क्या ये भी मठ के लोगों का जादू है? इस पर देविका फिर से उससे मजाक करते हुए बोली, हाँ ये जादुई जगह है, लेकिन ये जादू मठ का नहीं, आर्किटेक्ट का है। विवेक को अपने सवाल पर हंसी आ गई। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ऐसी चीजें हो रही थी कि उसे सब कुछ ही जादू लगने लगा था।
वो दोनों अंदर की ओर बढ़ते जा रहे थे। टनल ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके एंड पर एक गेट था। वो गेट लॉक्ड था। देविका फिर विवेक से मजाक करते हुए बोली, अरे ये क्या हो गया? ये मैजिक टनल तो यही खत्म हो गया। अब इसके अंदर हम कैसे जाएंगे? ओह, मुझे याद आया, ये गेट बहुत उदास रहता है, इसलिए इस गेट को खोलने के लिए उसे जोक सुनाना पड़ता है। तो विवेक, तुम सुनाओ इस गेट को, जोक इसे पसंद आया तो ये अपने आप खुल जाएगा। विवेक देविका को इस बात पर हैरानी से देखने लगा। देविका उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विवेक समझ गया था कि वो सब भी देविका का मजाक था, लेकिन उसका यूं मजाक करना विवेक को अच्छा लग रहा था। विवेक उसके मजाक में साथ देता हुआ जोक सोचने लगा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। देविका बोली, जल्दी करो विवेक, गेट तुम्हारे जोक का इंतजार कर रहा है। देविका की इस बात ने विवेक पर परफॉर्मेंस प्रेशर डाल दिया था। जल्दी जल्दी उसने सोचा और गेट को देखते हुए बोला, तो एक बार ऐसा होता है कि एक हाथी और एक चींटी साथ में कहीं जा रहे थे। तभी हाथी के ऊपर एक पेड़ गिरा गया। हाथी ने वो पेड़ अपनी सूंड से हटा दिया और वापस अपनी मस्ती भरी चाल चलने लगा। उसके बाद जब वो दोनों कुछ आगे चले तो गलती से चींटी हाथी से टकरा गई। चींटी के टकराने से हाथी जोर से दूर जाकर गिर गया और उसे बहुत ज्यादा लगी गई। अपना जोक खत्म करके विवेक देविका की तरफ देखने लगा। देविका को यकीन नहीं हो रहा था कि विवेक उसे इतना खराब जोक सुना सकता था। उसे हंसी आ रही थी, विवेक के जोक पर नहीं, विवेक पर। वो अपनी हंसी दबाते हुए गेट से बात करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर गेट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतना खराब जोक सुनना पड़ेगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे दोस्त की तरफ से भी। उसे माफ कर दीजिए। विवेक उसकी ये बात सुनकर शर्मा गया। देविका ने गेट से बात करते करते अपना हाथ उस पर रखा। उसके हाथ रखते ही गेट खुल गए। विवेक सवाल भरी नजरों से उसे देखने लगा। देविका फ्लॉन्ट करते हुए बोली, यू नो अ वुमन्स टच इट ऑलवेज वर्क्स। ये कहकर देविका मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। विवेक भी उसके पीछे पीछे गया। विवेक अब भी गेट के खुलने का राज सोच रहा था। दरअसल उस गेट पर टच लॉक लगा हुआ था। जैसे ही देविका ने अपना हाथ उस पर रखा था, वो लॉक अनलॉक हो गया था। वो अब एक बड़े से कमरे के अंदर गए। वो कमरा किसी लेबोरेटरी जैसा लग रहा था। बस अंतर ये था कि उस लैब में पुराने किस्म के लैब इंस्ट्रूमेंट्स थे। वहां बड़े बड़े मिट्टी के घड़े थे। औषधियां पीसने के लिए सिलबट्टे थे। वहां जाज में कई किस्म की औषधियां रखी हुई थी। वो जगह किसी आयुर्वेदिक लैबोरेटरी जैसी थी। आसपास कुछ पौधे भी थे जो मुरझाए हुए पड़े थे। विवेक ने देविका से उसके बारे में पूछा, देविका ये क्या है? देविका उससे बोली, ये मेरे दादाजी की फेवरेट जगह है। उन्होंने किसी के लिए ये जगह बनवाई थी। वो कौन था मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन वो जो भी था बहुत ही एनलाइटेंड इंसान था। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी भी मुनि मठ से है। वो मठ के लोगों की मदद करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया करते थे। उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स और आयुर्वेद के ज्ञान को मिलाकर इस जगह को बनवाया था। वो इस जगह को दुनिया की नजरों से छुपाकर रखते थे, लेकिन पिछले कई सालों से इस जगह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। विवेक कुछ सोचते हुए बोला, तो इसका मतलब इस जगह को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने काम के लिए? देविका ने हाँ में सर हिलाया और बोली, बिल्कुल कर सकते हो। मेरे दादाजी को भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर कि तुम इसे यूज कर रहे हो। और देखो ना, को इंसिडेंटली ये जगह तुम्हारे घर के पास ही है। तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। मैं इसकी सिक्योरिटी अपडेट करके तुम्हारा हैंड लॉक भी इसके पासवर्ड में फीड कर दूंगी। इस पर विवेक बोला, ओह, तो वो दरवाजा तुम्हारे हाथों के प्रिंट से खुला था? देविका ये सुनकर हंस दी। देविका विवेक से सीरियस होकर बोली, विवेक तुम्हें एक बात याद रखना होगा, तुम्हें गॉड ने किसी बहुत बड़े काम के लिए यहाँ भेजा है। जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में हुआ वो इसलिए हुआ था या हो रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई वजह है। भगवान तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं, बस तुम्हें उनको सुनना होगा। आई होप तुम इस लैब में ऐसी दवाइयां तक खोज लो जिससे इंसान कभी किसी खतरनाक बीमारी से ना मरे। डॉक्टर दुबे ने विवेक को बताया था कि देविका की मां कैंसर से मरी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी देविका की मां कैंसर के कारण बहुत तड़प तड़प कर मरी थी। विवेक को देविका के लिए उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। किसी अपने को खोना क्या होता है वो जानता था। देविका के जाने के बाद विवेक वहां अकेला रह गया था। वो किताबों में कुछ ढूंढ रहा था, तब उसे रेवेटल टैबलेट्स का फॉर्मूला मिला। रेटेवाल टैबलेट्स को आयुर्वेद में शक्तिरस कहते थे। ये टैबलेट्स बहुत ही असरदार थी। उनके बारे में सुनते ही विवेक समझ गया कि ये टैबलेट्स अशोक के शरीर में हो रही कमजोरी का इलाज थी। वो जानता था कि देविका के दादाजी नीरज दास को भी उसके ससुर की तरह ही कमजोरी थी। दोनों को एक ही जहर दिया गया था। दोनों के शरीर में उस जहर ने एक ही तरह से वार किया था। विवेक को उन दोनों को बचाने के लिए कैसे भी करके रेवेटल टैबलेट्स बनानी थी। उसने किताब में लिखी औषधियों को ढूंढना शुरू किया। कुछ औषधियां उसे बाजार से मिल गई थी, कुछ को उसे देविका ने बुलवा दी थी, कुछ औषधियां उस लैब में भी रखी हुई थी। विवेक ने एक बड़ा सा मटका नुमा कुछ निकाला और एक अलग तरह के स्टोव या चूल्हे में उसने आग जलाई।
वो पॉट एक खास तरह की मिट्टी से बना हुआ था। वो मिट्टी नागालैंड की जमीन पर मिलने वाली एक बहुत ही रेयर मिट्टी थी। नागालैंड में ऐसे ट्राइब्स थे जो उस मिट्टी को बहुत ही पवित्र मानते थे। उस मिट्टी में बहुत से एलिमेंट्स थे। उसमें ऐसे न्यूट्रिशन थे जो कि बहुत रेयर थे। विवेक ने किताब में ही पढ़ा था कि उस मिट्टी से बने पॉट में उस मेडिसिन को बनाने से उस मिट्टी में मौजूद गुण भी उसमें आ जाते थे। लेकिन उस पॉट को आग के ऊपर डायरेक्टली नहीं रखा जा सकता था। आग और उस पॉट के बीच में कम से कम 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना जरूरी था। विवेक ने पॉट को आग से थोड़ा ऊपर रखा और उसमें एक एक करके औषधियां मिलाना शुरू कर दी। वो आधे घंटे तक उन औषधियों को उबालता रहा। कुछ ही देर में उस पूरे कमरे में उस काढ़े की खुशबू फैल गई। विवेक ने उसके बाद उस काढ़े को टैबलेट्स में बदलने के लिए उसे मोल्ड्स में डाल दिया। अब बस उसे इंतजार करना था। CH16 हीरोगिरी टैबलेट्स रेडी थी। विवेक उन्हें देखकर बहुत खुश था। उसे बेसब्री से इंतजार था अब उन टैबलेट्स को टेस्ट करने का। वो अपने घर की ओर दौड़ा। शाम हो चुकी थी। विवेक को एहसास हुआ कि वो बहुत लेट हो चुका था। वो घर पहुंचा और सबसे पहले खाना बनाने के लिए गया। अशोक, मधु और शनाया बाहर थे। विवेक ने जब तक खाना बनाना खत्म किया तब अशोक लौट आए थे। विवेक बाहर आया और उसने अशोक को पानी दिया। अशोक काफी दिनों बाद घर से निकले थे। उन्हें बहुत थकान हो रही थी। वो सोफे पर बैठे। विवेक ने अपनी जेब से टैबलेट निकाली और उसे अशोक को खाने को कहा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, ये कौन सी दवा है बेटा? विवेक ने एक पल के लिए सोचा कि उसे अशोक को सच बताना चाहिए या नहीं। अगर वो उससे कहेगा कि उसने खुद वो दवा बनाई है तो अशोक उससे 1000 तरह के सवाल पूछेंगे। इसलिए उसने झूठ बोलना बेहतर समझा। वो बोला, पापा आप उस दिन बेहोश हो गए थे ना, इसलिए मैंने डॉक्टर दुबे को बुलाया था आपका चेकअप करने के लिए। उन्होंने मुझे ये दवा दी थी आपके लिए कि इस दवा से आपकी कमजोरी ठीक हो जाएगी। अशोक उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें ये तो याद था कि वो उस दिन बेहोश हो गए थे, लेकिन डॉक्टर दुबे का उन्हें देखने के लिए आना उन्हें याद नहीं था। लेकिन उन्होंने विवेक से कुछ कहा नहीं और चुपचाप दवाई खा ली, फिर फ्रेश होकर खाने के लिए आ गए और खाना खाने लगे। विवेक भी उनके साथ बैठकर डिनर कर रहा था। खाते हुए अशोक ने उससे पूछा, विवेक बेटा, मधु नहीं आई अब तक? उसने कहा था आज जल्दी आने का। विवेक बोला, नहीं पापा, मुझे नहीं लगता वो जल्दी आएंगी। इस वक्त वो क्लब में होंगी अपने दोस्तों के साथ। विवेक की इस बात पर अशोक दुखी होते हुए बोले, मुझे समझ नहीं आता मैं इस औरत का क्या करूं। ये यूं ही फिजूल घूमती रहती है, कोई काम काज नहीं करती, खाली बैठी रहती है या पार्टियां करती है। तुम तो जानते ही हो खाली खोपड़ी शैतान का घर होती है। मधु खाली बैठे बैठे ना जाने किस किस के बारे में क्या क्या बुरा सोचती रहती है। भगवान जाने कब अक्ल आएगी इस औरत को। बेटी दिन रात काम करती रहती है और माँ दिन भर पार्टियां। विवेक उससे कुछ नहीं बोला। अशोक बंसल थके हुए थे, इस वजह वो अपने कमरे में सोने चले गए। विवेक शनाया का इंतजार करते हुए लिविंग एरिया में बैठ था। वो बैठे बैठे आयुर्तंत्र वाली किताब पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद शनाया का मैसेज आया कि वो ऑफिस में काम होने की वजह से लेट हो जाएगी। वो मैसेज देखकर विवेक अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। विवेक गहरी नींद में था। रात के करीब 1 बज रहे थे। मधु की कार घर के बाहर पार्क हुई। उसके साथ उसकी 4 सहेलियां भी थी जो हम उम्र और दिल्ली के अमीर खानदानों से थी। वो सब क्लब से लौटी थी। सभी ने शराब पी रखी थी, फिर शोर मचाते हुए घर के अंदर चली आई। उनका शोर सुनकर विवेक की नींद खुल गई थी, लेकिन मधु की आवाज सुनकर उसने बाहर आने से बेहतर अंदर ही रहना सही समझा। सारी औरतें अंदर आई और ताश खेलने लगी। सबने अपने लिए पैग भी बना लिए थे। उनमें से कुछ औरतें स्मोक भी कर रही थी। घर का माहौल उस वक्त किसी शीशा बार के जैसा हो रखा था। ताश खेलते खेलते मधु की एक दोस्त जिसका नाम सुमन था, सबसे बोली, तुम लोगों को पता है मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा दामाद मिला है। कल उसने मेरे लिए अमेरिका से एक डायमंड का सेट भिजवाया। मैंने तो लाख मना किया पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बोला, मम्मी मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकती। उसने इतना इंसिस्ट किया कि मुझे वो हार उससे लेना ही पड़ा। आई विश ऐसा दामाद भगवान सबको दे। अपनी दोस्त की बात सुनकर मधु को बहुत जलन हुई। कोई मधु से बेहतर हो ये उसे नामंजूर था। वो बोली, सुमन मैंने सुना है अमेरिका में डायमंड्स बहुत सस्ते मिलते हैं। कहीं ये सोचकर तो नहीं भिजवाया तुम्हारे दामाद ने वो डायमंड्स का सेट कि ये इंडियन सास को खुश करने का सस्ता बहाना है। मधु की ये बात सुनकर सारी औरतें हंसने लगी। सुमन भी गुस्से में आ गई। उसके बाद सब अपने दामादों की बातें करने लगी। मधु की एक और दोस्त जिसका नाम कविता था सबसे इतराते हुए बोली, तुम लोग मानो या ना मानो, दामाद के मामले में मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। मेरा दामाद बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता था और मेहनत करके वो मैनेजर से अब उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। कविता की ये बात सुनकर सुमन को मधु की दुखती नस पर हाथ रखने का मौका मिल गया था। वो उससे बोली, मधु वैसे एक बात बताओ तुम्हारा दामाद क्या करता है? उसकी ये बात सुनकर मधु आग बबूला हो गई।
मधु जानती थी सुमन उसे नीचा दिखाने के लिए कह रही थी। मधु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर सुमन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो बोली, बताओ ना मधु, करता क्या है? मधु ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन सुमन बोलती ही जा रही थी। मधु, मैंने सुना था कि तुम्हारा दामाद कुछ काम वाम नहीं करता और यही तुम्हारे साथ रहता है, घर जमाई बनकर, और तुम्हारी बेटी शनाया और तुम्हारे दामाद में पत्नी पति जैसे संबंध भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मधु शर्म से लाल हो गई। अपनी ये बेइज्जती हजम करने के लिए मधु ने और शराब पी। सुमन की बात सुनकर दूसरी दोस्त ने उससे पूछा, मधु क्या ये सच है? सुमन को छोड़कर मधु के घर वालों के बारे में बाकी लोग कम ही जानते थे। मधु को नशा चढ़ता जा रहा था। नशे के कारण वो अपने जज्बात काबू में नहीं कर पा रही थी। वो नशे में झूमते हुए बोली, हाँ, ये सच है कि मेरा दामाद निकम्मा और निठल्ला है। सब मेरे पति की गलती है। उन्होंने ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मेरी बेटी तो किसी परी के जैसी है। उसके लिए तो मैं राजकुमार ढूंढ कर लाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति, उन्होंने सब खत्म कर दिया। वो मेरा दामाद विवेक किसी जोंक की तरह हमसे चिपक गया है। वो हम सब का खून चूस रहा है। पर तुम लोग देखना, मैं मेरी बेटी का उस विवेक से डाइवोर्स करवा दूंगी, और उसके बाद मैं शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर इंसान के बेटे से करवा दूंगी। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब मधु की बातें सुन रहे थे। मधु को यूं टूटा हुआ देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था। मधु बहुत घमंडी थी। वो किसी को भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। उसने किसी ना किसी बहाने उस कमरे में मौजूद उन चारों औरतों को जलील किया था। आज उन चारों के पास मौका था मधु को सबक सिखाने का। हेमा, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, वो मधु को छेड़ते हुए बोली, लेकिन मधु, तुम किसी भी आदमी को ऐसे कैसे रख सकती हो अपने घर? वो कोई काम धंधा नहीं करता, बस दिन भर तुम्हारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। मधु इस बात पर बोली, नहीं, मधु कभी किसी को उसका पैसा मुफ्त में हजम करने नहीं देती। मैंने उस आदमी को नौकर बना रखा है। कंपनी में लॉसेस के बहाने मैंने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया था। तब से वही घर के सारे काम कर रहा है। इस पर कविता बोली, अरे रे रे, दामाद की जगह नौकर मिल गया मधु को। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। सब औरतें नशे में थी। उनका खुमार बढ़ता जा रहा था। मधु पैक पर पैक पीते जा रही थी। सुमन मजे लेते हुए बोली, पर मधु, मैं नहीं मानती कि तुमने अपने दामाद को नौकर बना रखा है। मधु ने उसे घूर कर देखा। वो उससे बोली, मैं अभी के अभी साबित कर सकती हूँ मेरी बात। सुमन फिर से बोली, अच्छा ऐसा है तो करके बताओ। इस पर मधु ने जोर से विवेक को आवाज लगाई, विवेक, विवेक। मधु और उसके दोस्तों के आने के शोर से जाग चुका था। उसके कमरे तक उन लोगों के बात करने का शोर तो आ रहा था, लेकिन वो ठीक से उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने मधु की आवाज सुनी, वो बाहर की ओर भागा। उसके बगल के कमरे में अशोक बंसल सो रहे थे। विवेक नहीं चाहता था कि मधु की आवाज से उनकी नींद टूट जाए। वो बाहर आया तो मधु ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। विवेक उसके पास गया। वो उसके बगल में खड़ा हो गया। मधु सबसे बोली, सो लेडीज, मीट माई डॉग, हिज नेम इज विवेक। मधु की बात सुनकर विवेक चौंक गया। उसने कभी मधु से इतनी बदतमीजी की उम्मीद नहीं की थी। वो वहां से जाने लगा। मधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सारी औरतें इस सीन का मजा ले रही थी। मधु विवेक से बोली, जा कहाँ रहा है? देख नहीं रहा घर में मेहमान आए हैं? हम सबको भूख लग रही है। जा जाकर हमारे लिए कुछ बना कर ला। विवेक मधु के दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अंदर गया और सबके लिए क्रिस्पी कॉर्न बनाने लगा। थोड़ी ही देर में उसने सबके लिए कॉर्न्स बना दिए थे। उसने बाहर आकर वो सबको सर्व किए। सब औरतों को नशे के कारण वाकई बहुत भूख लग रही थी। उन सबने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। लेकिन मधु को जब विवेक ने खाना दिया तो उसने गुस्से से प्लेट गिरा दी। वो बोली, इसे खाना कहते हो तुम? कॉर्न से भी किसी का पेट भरता है। जाओ जाकर हम सबसे के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर लाओ। उसके बाद मधु अपने दोस्तों से बोली, तुम लोगों को पता है, मेरा दामाद चाहे जितना भी यूजलेस हो, लेकिन वो व्हाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा बनाता है। तुम लोगों को यकीन ना हो तो खाकर देख लो। विवेक अभी बनाकर लाएगा। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो किचन में गया और पास्ता बनाने लगा। कुछ देर में विवेक पास्ता के साथ बाहर था। रात के 2:30 बजे बज रहे थे। शनाया घर नहीं लौटी थी। अशोक गहरी नींद में थे, लेकिन इन पांचों औरतों की आंखों से नींद गायब थी। विवेक ने सबको पास्ता दिया। वो सबको सर्व करने के बाद वहां से जाने ही वाला था कि मधु ने उसे फिर से आवाज लगाई, विवेक कहाँ चल दिया? सोने के लिए। दिन भर तू इस घर में करता ही क्या है? बस सोता है और खाता है। चल इधर आ और मेरे कंधे दबा। मधु की ये बात सुनकर विवेक का मन किया कि वो मधु को एक थप्पड़ मार दे। पुराना वाला विवेक होता तो वो कभी ऐसा नहीं सोचता, लेकिन नए वाले विवेक को अपने से कोई बदतमीजी करे मंजूर नहीं थी। पर मधु इतने नशे में थी कि विवेक ने उससे कुछ ना ही कहना बेहतर समझा। वो मधु के कंधे दबाने लगा।
मधु को बड़ा मजा आ रहा था। उसकी मसाज करने के बाद विवेक जब दोबारा जाने लगा तो बबली मधु से बोली, मधु हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम अपने दामाद से हमारी मसाज करने को नहीं कहोगी? ये सुनकर विवेक और भड़क गया। मधु ने उससे मसाज करने को कहा लेकिन वो उसे बिना कुछ जवाब दिए वहां से अंदर चला गया। उसके पीछे से मधु उसे पुकारती रह गई लेकिन विवेक नहीं लौटा। विवेक अंदर चला गया था। सब औरतें खा रही थी। कविता खाते खाते स्मोक भी कर रही थी। तभी उसे अचानक कुछ होने लगा। उसके सीने में तेज दर्द हुआ। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। वो खाते खाते अपनी जगह से नीचे गिर गई। सारी औरतें उससे यूं गिरता देख डर गई। लेकिन मधु इतने नशे में थी कि उस पर उसके गिरने का कोई असर नहीं हुआ। वो नशे में बड़बड़ाए, अरे नहीं यार कविता, अभी से मत सो, अभी तो पास्ता बाकी है। सब औरतों ने उसे घूर कर देखा। कविता की हालत खराब होती जा रही थी। सब औरतों का शोर इतना बढ़ गया था कि अशोक की नींद भी खुल गई थी। विवेक और अशोक दोनों वहां आ गए थे। बबली चिल्लाकर बोली, कोई एम्बुलेंस बुलवाओ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही विवेक कविता के पास आया। उसने कविता की आंखें देखी और बोला, इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। सब उसे हैरानी से देखने लगे। विवेक दौड़कर किचन में गया और वहां से शहद ले आया। उसने रेवेटल टैबलेट्स को शहद के साथ मिलाया और मधु को देने लगा। इस पर सुमन उससे बोली, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या दे रहे हो तुम कविता को? समझते क्या हो तुम अपने आप को? डॉक्टर हो तुम? सब औरतों ने सुमन की हाँ में हाँ मिलाई। विवेक पहले ही उन पर चिढ़ा हुआ था। वो कविता से दूर हटते हुए सबकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, सोच लीजिए, एम्बुलेंस को यहाँ आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इन्हें कार से भी नहीं ले जाया सकता है क्योंकि हॉस्पिटल कम से कम 15 मिनट दूर है। दोनों ही केसेस में इनकी जान तो जाएगी ही और उसकी जिम्मेदार होंगी आप सब। सोच लीजिए क्या करना है अब। फैसला आपके हाथों में है। विवेक के कॉन्फिडेंस ने सबको चौंका दिया था। ये कहकर विवेक कोने में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया। विवेक उस वक्त किसी फिल्म के हीरो की तरह लग रहा था। CH17 सबक। मधु की सभी दोस्तें खाना खा रही थी, तभी एक को अचानक सीने में दर्द होने लगा। विवेक ने सबको बताया कि उसे हार्ट अटैक आ रहा था। विवेक उसे रेवेटल टैबलेट्स देना चाहता था लेकिन सब औरतों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। विवेक ने सबको चेतावनी देते हुए समझा दिया था कि कविता के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो सोफे पर बैठ गया था और अब उन औरतों के जवाब का इंतजार कर रहा था। कविता की हालत बिगड़ते जा रही थी। सबका शोर सुनकर अशोक भी बाहर आ गए थे। मधु इतने नशे में थी कि उसे कोई होश नहीं था। अशोक को रेवेटल टैबलेट्स से बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वक्त की नजाकत को समझते हुए अशोक ने सबसे पहले बिना किसी के कहे ही एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए अचानक ही अशोक के मुंह से निकला, मुझे लगता है हमें विवेक को एक मौका देना चाहिए। मेरी दवाइयों का ख्याल भी विवेक ही रखता है। मुझे यकीन है अगर वो कविता को दवाई दे रहा है तो कुछ सोचकर ही दे रहा है। सब औरतें आपस में फुसफुसाने लग गई। विवेक सोफे से उठा और वहां से जाना लगा। उसे जाता देख सुमन झट से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? इस पर विवेक बोला, आप लोग डिसीजन लेने में बहुत देर कर रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर आप लोग मेरी बात सुनने की बजाय टाइम पास कर रहे हो। इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। वैसे भी कुछ देर में तो आपको मेरे सच का पता चल ही जाएगा, तब कविता जी एम्बुलेंस आने के पहले ही मर जाएंगी। विवेक की बात सुनकर सब औरतों की सांसें अटक गई। सुमन उससे बोली, ऐसा मत कहो विवेक, प्लीज इलाज करो इसका। ये कहते ही विवेक ने कविता का इलाज शुरू कर दिया। उसने उसे दवा दी। कुछ ही मिनट में कविता की हालत में सुधार आने लगा। केवल 5 मिनट में कविता पूरी तरह से ठीक थी। विवेक के इस चमत्कार को देखकर सब औरतें दंग रह गई थी। कविता अब अपने पूरे होश में थी। उसको जब सबने बताया कि उसे बचाने वाला विवेक था तो कविता विवेक के पैरों में गिर गई। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हारे साथ जिस तरह से बिहेव किया उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम इतने पावरफुल इंसान हो। उसकी ये बात सुनकर विवेक भड़क गया, तो इसका मतलब आप लोगों की नजर में सिर्फ वो लोग अच्छे हैं जिनके पास पैसा या पावर है। कमजोर लोगों के लिए कोई इज्जत, कोई हमदर्दी नहीं। उसकी ये बात सुनकर सब औरतों ने नजर झुका ली। सुमन बोली, माफ करना विवेक, दरअसल हम मधु को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए आज उसे सबक सिखाने के चक्कर में हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। विवेक ने उन्हें एक नजर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। उसको रोकते हुए बबली बोली, विवेक क्या तुम मेरे पति का इलाज कर सकते हो? उन्हें भी दिल की बीमारी है। वो कई सालों से उससे सफर कर रहे हैं। विवेक उसे मना कर देना चाहता था, लेकिन फिर उसके अंदर के इंसान ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। लेकिन वो किसी के सामने भी अपनी सच्चाई नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो बोला, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं किसी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। मुझे यकीन है उनके पास आपके पति की बीमारी का इलाज होगा।
विवेक डॉक्टर दुबे के थ्रू उसके पति का इलाज करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो बबली के पति को डॉक्टर दुबे क्लिनिक में चेकअप के बहाने बुलाएगा और वही उन्हें देख लेगा। सब लोग वहां से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने एक बार मधु को देखा जो नशे के कारण सो रही थी। इतना सब कुछ हो गया था लेकिन मधु को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सुमन जाते जाते हेमा से बोली, इतना अच्छा दामाद मिला है इसे फिर भी रोती रहती है। इस मधु को तो रिश्तों की कदर करनी ही नहीं आती। वो सब लोग वहां से चले गए तब अशोक विवेक से बोले, बेटा शनाया अब तक नहीं लौटी। उसे फोन करके पता तो करो वो कहाँ है। विवेक ने को कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विवेक बोला, पापा मुझे लगता है शनाया काम में बिजी है इसलिए फोन नहीं उठा रही। अशोक ने कुछ सोचा फिर बोले, विवेक एक काम करोगे बेटा, प्लीज उसके ऑफिस में कुछ खाने के लिए ले जाओ। वो इतनी रात तक जगी हुई है, उसे भूख लग रही होगी और इस वक्त अगर वो बाहर का खाना खाएगी तो बीमार हो जाएगी। विवेक को अशोक का कहना सही लगा। उसने बचा हुआ कुछ पास्ता एक टिफिन में पैक किया और वहां से जाने लगा। अशोक बोले, विवेक मेरी कार लेकर चले जाओ। विवेक ने अशोक की कार ली और वहां से चला गया। शनाया रॉकी के साथ उसके फार्म हाउस पर थी। वो दोनों एक के दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे। रॉकी शनाया को अपने हाथों से वाइन पिला रहा था। वो उसकी जुल्फ सहलाते हुए बोला, शनाया तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। मेरे सामने अगर एक तरफ दुनिया की सारी दौलत रख दी जाए और दूसरी तरह तुम्हें रखा जाए तो मैं सारी दौलत छोड़कर तुम्हें ही चुनूंगा। शनाया ने अपने होठों से रॉकी के होठों को छुआ और बोली, तुम्हें ये सारी बातें सूझती कैसे है रॉकी? हर बार तुम ऐसी बातें करते हो कि मैं बिना पिए ही मदहोश हो जाती हूँ। रॉकी ने उसके अपनी बाहों में कस लिया। वो उससे बोला, शनाया मेरा बस चले ना तो मैं इस रात को यही रोक लूं। तुम जानती नहीं तुम मेरा सबसे हंसी ख्वाब थी जो आज हकीकत बनकर मेरी बाहों से लिपटा हुआ है। शनाया और रॉकी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी शनाया का फोन बजा। शनाया ने देखा तो अशोक का कॉल था। उसने फोन उठाया तो वो बोले, शनाया फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? मैं कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें। जवान बेटी आधी रात तक घर ना लौटे तो तुम्हें पता है क्या हाल होता है बाप का। अशोक की बात सुनकर शनाया ने मुंह बना लिया। अशोक आगे बोले, विवेक आता ही होगा तुम्हारे ऑफिस, मैंने खाना लेकर भेजा है तुम्हारे लिए, उसे खा लेना और हो सके तो उसके साथ ही वापस लौट आना। इतना कहकर अशोक ने फोन रख दिया। विवेक उसके ऑफिस जा रहा था। ये बात सुनकर शनाया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो रॉकी के पास से उठी और पैनिक करने लगी। उसने रॉकी को सारी बात बताई तो रॉकी उससे बोला, इसमें घबराने वाली क्या बात है शनाया? उस विवेक को बता दो सब सच्चाई। बोल दो उसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो। उसे बता दो और खत्म करो ये टॉपिक। शनाया बोली, रॉकी क्या तुम हर बार शादी शादी करने लगते हो? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी अभी। और इस वक्त सवाल सिर्फ विवेक का नहीं है, मेरे डैड का भी है। कैसा लगेगा उन्हें ये सोचकर कि उनकी शादीशुदा बेटी आधी रात को अपने लवर के साथ एक सुनसान फार्म हाउस पर रात बिता रही है। रॉकी उसकी बात सुनकर बेहद गुस्से में आ गया था। उसे लगने लगा था कि शनाया उसे यूज कर रही थी। शनाया ने विवेक को कॉल किया। उसने उससे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे सब कुछ नॉर्मल था। जब विवेक ने फोन उठाया तो वो उससे बोली, हाँ विवेक क्या हुआ? तुमने कॉल किया था। विवेक उस वक्त गाड़ी चला रहा था और शनाया का ऑफिस बस थोड़ा ही दूर था। वो उससे बोला, हाँ शनाया वो पापा ने मुझे कहा था तुम्हें कॉल करने के लिए। वैसे मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ। पापा ने मुझे तुम्हारे लिए खाना ले जाने को कहा था। विवेक उसके ऑफिस के पास था। ये बात सुनकर शनाया के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे पर मैं तो ऑफिस में हूं ही नहीं, मैं तो सीमा के साथ हूं, उसके घर। शनाया ने विवेक से झूठ कहा कि वो उसकी मैनेजर कम दोस्त सीमा के साथ थी। शनाया आगे बोली, विवेक मुझे तो आने में सुबह हो जाएगी। हम लोग यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम वापस घर चले जाओ। विवेक कुछ कहता उससे पहले ही शनाया ने फोन काट दिया और एक गहरी सांस ली। रॉकी उसके झूठ बोलने की स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस्ड था। वो इस चक्कर में अपना पहले वाला गुस्सा तक भूल गया। रॉकी उससे बोला, तुम तो बहुत कमाल की चीज हो यार, एकदम तीखी मिर्ची, क्या फटाक से झूठ बोलती हो। उसकी बात सुनकर शनाया मुस्कुरा दी। वो उसके पास गई और अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, आई एम सॉरी रॉकी, मैंने तुमसे उस वक्त चिल्लाकर बात की। शनाया ने ये कहकर रॉकी को गले लगा लिया। लेकिन विवेक ने सोच लिया था कि वो उसकी रात खराब करने की सजा विवेक को जरूर देगा। शनाया से बात करने के बाद विवेक ने गाड़ी घुमा ली। वो वापस घर की तरफ लौट रहा था तब उसे रास्ते में एक कार दिखी। उस कार से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। विवेक ने गौर से देखा तो पाया कि उस कार में किसी लड़के के साथ शनाया की छोटी बहन ऋचा बैठी हुई थी। वो गाड़ी उसकी तरफ सामने से चलते हुए आ रही थी। विवेक ने देखा कि ऋचा ने बेहद रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे और कार की पिछली सीट पर वो एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। विवेक को कुछ गड़बड़ लगी।
उसने कार में से ऋचा को आवाज लगाई, ऋचा। लेकिन ऋचा को कुछ सुनाई नहीं दिया। गाड़ी आगे निकल गई। विवेक ने झट से गाड़ी पलटाई और ऋचा का पीछा करने लगा। उसने शनाया को कॉल किया। उसे लगा कि शनाया ऋचा से बात करके उसे समझा सकती थी, और कुछ ना सही तो कम से कम ये तो जान ही सकती थी कि वो कहाँ जा रही थी। लेकिन शनाया ने अपना फोन विवेक को कॉल करने के बाद से साइलेंट पर रख दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी और रॉकी की रात और खराब हो। विवेक ने सोचा कि इस वक्त तो ऋचा को अपने हॉस्टल में होना चाहिए था। वो आधी रात तक वो ऐसे कपड़ों में किस लड़के के साथ घूम रही है। विवेक को ऋचा की फिक्र होने लगी। विव के गाड़ी का पीछा करते जा रहा था, लेकिन एक मोड़ पर उसके सामने अचानक एक ट्रक आ गई। ट्रक के कारण विवेक उन लोगों से अलग हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। ऋचा जिस कार में बैठी थी वो कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी। गाड़ी में से ऋचा और उसका दोस्त सौरभ उतरे। वो लोग क्लब के अंदर एक स्पेशल हॉल में गए। उस हॉल में उन लोगों की स्पेशल पार्टी होने वाली थी। आज ऋचा की रूममेट आयुषी का बर्थडे था, और उसके बॉयफ्रेंड तने ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस हॉल में उस वक्त सिर्फ ऋचा और सौरभ थे। तने और आयुषी अब तक पहुंचे नहीं थे। कुछ देर के इंतजार के बाद सौरभ का दोस्त अमन वहां आया। अमन के आने पर सौरभ उसके पास गया। अमन ने एक बार ऋचा की तरफ देखा और धीरे से सौरभ से बोला, माल तो बहुत सॉलिड लाया है तू। उसकी ये बात सुनकर सौरभ बोला, ऐसा मत बोल यार, क्लासमेट है वो मेरी, और वैसे भी वो वैसी लड़की नहीं है। अमन उससे बोला, बेटा तू तेरे भाई का टैलेंट नहीं जानता। तेरे भाई के आगे हर लड़की वैसी ही हो जाती है। अमन ने सौरभ से कहा और उसे आंख मारी। अमन बेहद रईस था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े लॉयर थे। अमन जितना रईस था उतना ही आवारा भी था। हर रात लड़कियां बदलना उसकी आदत थी। अमन उससे बोला, अब खड़ा क्या है, इंट्रो तो करवा दे। सौरभ अच्छे से जानता था कि अमन कितना आवारा था, लेकिन वो अमन को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अमन को ऋचा से मिलवाया। ऋचा, इससे मिल, ये अमन खुराना है, मेरा स्कूल का दोस्त। ऋचा अमन को देखकर काफी इम्प्रेस थी। अमन वाकई बहुत हैंडसम था। वैसे ऋचा भी कम सुंदर नहीं थी। कॉलेज में कई लड़के मरते थे उस पर, लेकिन ऋचा किसी को भी भाव नहीं देती थी। ऋचा डेटिंग में नहीं मानती थी। उसकी नजर में कैजुअल सेक्स या कैजुअल रिलेशनशिप ठीक नहीं था। ऋचा पढ़ने में बहुत होशियार भी थी। शनाया से ज्यादा काबिल थी ऋचा। ऋचा अपने दम पर कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, लेकिन बंसल खानदान की बाकी औरतों की तरह ऋचा भी बेहद घमंडी थी। उसे अपने हुनर पर नाज था। वो अपने से छोटे लोगों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। उसके दोस्त सब रईस थे, इनफैक्ट उससे कई गुना ज्यादा रईस। अमन का एटीट्यूड देखकर ही ऋचा ने उसके स्टेटस का अंदाजा लगा लिया था। वो उसे दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन ऋचा को यह अंदाजा नहीं था कि अमन के दिमाग में उसे लेकर कुछ और ही बातें चल रही थी। अमन ऋचा को ऊपर से नीचे तक चेकआउट कर रहा था। सौरभ उन दोनों को वहां छोड़कर किसी बहाने से बाहर चला गया था। ऋचा और अमन उस वक्त उस हॉल में बिल्कुल अकेले थे। CH18 खौफ। सौरभ बहाने से अमन और ऋचा को उस पार्टी हॉल में अकेला छोड़कर चला गया था। अमन ऋचा को इम्प्रेस करना चाहता था। अमन ऋचा से मीठी मीठी बातें करने लगा। ऋचा को उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। अमन ऋचा से बोला, मुझे नहीं पता था सौरभ के कॉलेज में खूबसूरत लड़कियां भी पढ़ती हैं। एंड आई मस्ट से दैट यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन। उसकी ये बात सुनकर ऋचा मुस्कुराए और बोली, और मेरे इंटेलिजेंस का पता तुमने मेरे लुक से लगाया या सौरभ ने तुम्हें मेरे रिजल्ट्स दिखाए? ऋचा उससे मजाक कर रही थी। अमन को मछली जाल में फंसती हुई दिखाई दी। वो बोला, देखा तुमने प्रूव कर दी मेरी बात। ऐसा तो कोई स्मार्ट एंड सेक्सी लड़की ही कर सकती है। सच बता रहा हूं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। अमन ऋचा का रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाहता था। ऋचा ये बात समझ गई थी। वो मस्ती में थी। अमन को अपनी बातों में घुमाते हुए वो बोली, हाँ लकी तो है मेरा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर अमन का चेहरा उतर गया। ऋचा ने उसके चेहरे पर आया बदलाव देखा और हंसकर बोली, पर यू नो मेरा बॉयफ्रेंड लकी होने के साथ साथ मिस्टर इंडिया भी है। अमन ने उससे पूछा, मतलब? ऋचा बोली, मतलब मेरी लाइफ से मिस्टर इंडिया है। वो कहाँ है, कैसा है भी या नहीं, आई डोंट नो। मैं मिली नहीं उससे आज तक। उसकी ये बात सुनकर अमन की सांस में सांस आई। अमन समझ चुका था ऋचा अलग लड़की थी। उसे पटाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। ऋचा कैजुअल रिलेशनशिप्स में यकीन नहीं रखती। वो आज तक सिर्फ एक बार रिलेशनशिप में रही थी, वो भी स्कूल टाइम में। वो ऋचा की पहली और आखिरी रिलेशनशिप थी। लेकिन अमन जानता था कि ऋचा उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी, इसलिए उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। वो ऋचा से और ज्यादा फ्लर्ट करने की जगह उससे दूर हो गया। वो ऋचा के साथ रिवर्स साइकोलॉजी अपनाना चाहता था। अमन सौरभ को ढूंढने लगा। उसे अपने पास से जाता देख ऋचा कंफ्यूज हो गई। सौरभ कुछ ही देर में लौट आया था। साथ ही ऋचा की रूममेट आयुषी और तनय भी आ चुके थे। जैसे ही आयुषी आई वो ऋचा, सौरभ और अमन को देखकर खुश हो गई। उसने आते से पहले ऋचा को गले लगाया, फिर बाकी सभी को।
वो सबसे बोली, यार दिस इज सच अ सरप्राइज। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम सबको यहाँ। ऋचा उसको छेड़ते हुए बोली, तू बोले तो हम चले जाए यहाँ से। तेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। आयुषी बोली, हे भगवान ऋचा तू और तेरे ये फटे हुए जोक्स। इस बात पर अमन झट से बोला, मुझे तो काफी अच्छा लगा था ऋचा का जोक। सब लोग उसे देखने लग गए। आयुषी कुछ समझ नहीं पाई थी लेकिन सौरभ और तने समझ गए थे कि अमन ऋचा को पटाना चाह रहा था। तने सबसे बोला, सो गाइज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तने का इतना कहना था कि वेटर एक बड़ा सा केक लेकर आ गया। सब लोग टेबल के आसपास खड़े हो गए और फिर सब ने मिलकर आयुषी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अमन ने केक का एक टुकड़ा लिया और ऋचा खिलाने लगा। ऋचा उससे बोली, अमन बर्थडे मेरा नहीं आयुषी का है। अमन उसकी ये बात सुनकर एकदम से मुड़ गया। ऋचा समझ गई थी कि उसको उसका का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा था। ऋचा मनाने के लिए एक केक का टुकड़ा लेकर अमन के पास गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई रूल नहीं कि बिना बर्थडे के किसी के हाथों से केक खाया नहीं जा सकता। ऋचा ने उसे केक खिलाया। अमन मुस्कुरा रहा था। वो दोनों आगे कुछ बात करते उससे पहले तने ने अनाउंस किया, तो गाइज अब टाइम है फॉर सम डांस। उसके ये कहते ही वहां एक डीजे आ गया और उसने पार्टी सॉन्ग्स बजाने शुरू कर दिए। एक वेटर स्टार्टर्स और कॉकटेल्स लेकर आ गया। जब वो वेटर कॉकटेल लेकर ऋचा के पास आया, उसके बगल में खड़े अमन ने उसे एक ड्रिंक उठाने को कहा। ऋचा उससे बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती। अमन उसे इस बात पर छेड़ते हुए बोला, मुझे तो लगा था तुम अबव 18 हो, बट आई गेस यू आर स्टिल अ चाइल्ड। ऋचा उससे बोली, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं हूं थोड़ी ओल्ड स्कूल सी। अमन फिर से फ्रंट फुट पर आ गया था। वो उससे बोला, आई लाइक ओल्ड स्कूल। ऋचा ये सुनकर इतराने लगी। ऋचा सबके साथ नाचने लगी। अमन ने चुपके से वेटर को एक 2000 का नोट दिया और उसके कान में कुछ कहा। वेटर वहां से चला गया और कुछ ही देर में पार्टी सॉन्ग्स की जगह रोमांटिक सॉन्ग्स बजने लगे। तने आयुषी के साथ कपल डांस करने लगा। सौरभ और ऋचा साथ नाच रहे थे। तब अमन ने आकर ऋचा को उसके साथ नाचने को कहा। नाचते हुए अमन और ऋचा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। ऋचा की सांसें बढ़ने लगी थी। वेटर ऋचा के लिए वाटरमेलन जूस लेकर आया। अमन उससे बोला, कॉकटेल ना सही जूस तो पी ही सकती हैं आप मिस ओल्ड स्कूल। मन ने एक बार वेटर को देखा और इशारे से उससे कुछ पूछा। उसके जवाब में वेटर ने हाँ में सर हिलाया। ऋचा वो जूस पीने लगी। वो अमन से बोली, यार इतना टेस्टी वाटरमेलन जूस मैंने आज तक नहीं पिया है। दिस इज रियली टेस्टी। अमन उससे एक गाने की कॉपी करते हुए बोला, वेल सारे नाल रहोगी तो ऐश करोगी। डांस का दौर चलता ही जा रहा था। ऋचा को वो जूस इतना अच्छा लगा था कि वो 4 से ज्यादा ग्लास जूस पी चुकी थी। उसे एक सुरूर सा चढ़ता जा रहा था। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसकी गाड़ी के सामने आई ट्रक के कारण उससे ऋचा की गाड़ी मिस हो गई थी। विवेक को ऋचा की बहुत चिंता हो रही थी। वो भले ही शनाया की छोटी बहन थी, लेकिन विवेक उसे अपनी बहन के जैसे मानता था। ऋचा बस 20 साल की थी। वो बच्ची थी जब विवेक और शनाया की शादी हुई थी। शुरू में उसकी और विवेक की भी बहुत जमती थी, लेकिन उनकी दोस्ती होते हुए देख मधु ने ऋचा को भी विवेक के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। ऋचा बच्ची थी इसलिए उसने वही किया जो उसकी मां ने उससे करने को कहा। और तब से ही ऋचा विवेक से चिढ़ने लगी थी। वो कभी कभी उसे मधु की बातों में आकर उल्टा सीधा भी कह देती थी, लेकिन विवेक उसकी बात का बुरा नहीं मानता था। विवेक हमेशा एक बड़े भाई की तरह सोचता था ऋचा के लिए। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, विवेक की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। विवेक को ऋचा का पता लगाने का एक रास्ता सूझा। उसने अपना फोन निकाला और अपने जीपीएस ट्रैकर पर ऋचा का नंबर डाला। विवेक कामयाब रहा। उसे अपने फोन पर ऋचा की लाइव लोकेशन दिख रही थी। वो उसे ट्रैक करता हुआ गाड़ी चलाने लगा। ऋचा को नशा सा चढ़ने लगा था। अमन ने रोमांटिक गाने पर ऋचा को अपनी बाहों में कस रखा था। ऋचा अपने होश में नहीं थी। उसे अमन का इस तरह से उसे छूना अच्छा नहीं लग रहा था। सब अपनी मस्ती में खोए हुए थे। आयुषी नाचते हुए रुक गई। उसे बाथरूम जाना था। उसके जाने से अमन को मौका मिल गया ऋचा को अपने साथ ऊपर के कमरे में ले जाने का। अमन उसे अपने साथ ले जाने लगा। ऋचा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। ऋचा उससे बोली, क्या कर रहे हो अमन, मुझे जाने दो। लेकिन अमन उसे खींचता जा रहा था। तने उसे ऐसा करते हुए देखकर डर गया। वो उससे बोला, अमन ये क्या कर रहा है। अमन उससे बोला, चिल ब्रो, मैंने वेटर से कहकर ऋचा के जूस में नशे की गोली मिलवा दी थी। कल सुबह तक उसे याद भी नहीं रहेगा उसके साथ आज क्या हुआ था। तने के मुंह से निकला, और आयुषी का क्या, मैं उसे क्या बोलूंगा जब वो मुझसे ऋचा के बारे में पूछेगी। अमन उससे बोला, कह देना उसे कि ऋचा वापस हॉस्टल चली गई। अमन का प्लान सुनकर तने मुस्कुरा दिया। वो उससे बोला, सॉलिड प्लान है भाई, बाकी जल्दी ले जा इसे यहां से, इससे पहले कि आयुषी वापस आ जाए। अमन ऋचा को जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। बावजूद नशे में होने के
ऋचा को अमन से खतरा महसूस हो रहा था, वो उसे अपने से दूर करने लगी। लेकिन ऋचा में नशे के कारण इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने आप को अमन के हाथों से छुड़वा ले। अमन उसे और ज्यादा ताकत के साथ खींचने लगा। विवेक जैसे ही उस हॉल में आया, उसने अमन को ऋचा के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। विवेक उसके ऊपर लपका और अमन को ऋचा से दूर करते हुए उसने अमन के मुंह पर एक मुक्का मार दिया। मुक्का अमन की नाक पर लगा था। उसकी नाक से खून निकलने लगा। सौरभ और तनय अचानक आया विवेक को देखकर चौंक गए थे। अमन ने हाथ उठाकर विवेक को मारने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। उसने अमन को धक्का दिया। अमन उससे बोला, तू है कौन साले और कर क्या रहा है यहाँ? नशे में झूमती ऋचा के मुंह से विवेक को देखकर निकला, जीजू। एक पल को तीनों लड़के चौंक गए। आयुषी वॉशरूम से वापस आ रही थी। उसे रास्ते में एक अजीब सा आदमी दिखा। वो आदमी देखने में बहुत अमीर था, लेकिन उसकी हरकतें पागलों जैसे थी। उसकी उम्र करीब 30 साल की थी। वो भद्दा सा दिखता था। उस आदमी ने आयुषी का हाथ पकड़ लिया। वो एकदम घबरा गई। वो चिल्लाते हुए उससे बोली, दूर हट मुझसे। उसने उस आदमी को अपने पास से मारा। उसने उस आदमी को खुद से छुड़वाया और हॉल की तरफ भागी। अंदर हॉल में विवेक अमन की और पिटाई करने ही वाला था कि सौरभ और तनय उसे बचाने के लिए विवेक पर लपक गए। वो दोनों ने उसे घेर लिया था। विवेक ने उन्हें घूरकर देखा तो वो दोनों एक पल को घबरा गए। उन लोगों के बीच फाइट सीन होने ही वाला था। आयुषी वहां दौड़ती हुई आई। वो रो रही थी। उसके पीछे पीछे वो आदमी भी आया। आयुषी इतना डर गई थी कि वो तनय से जाकर लिपट गई और उससे रोते हुए बोली, तनय तनय, ये आदमी मुझे। इसके आगे वो बोल नहीं पाई। तनय उसका मतलब समझ गया था। गुस्से से उसकी नाक फूल गई थी। तनय आगे बढ़ा और उस आदमी को एक जोर का मुक्का मारते हुए उससे बोला, गंदी नाली के कीड़े, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की? सौरभ और तनय दोनों उस आदमी को मारने लगे। विवेक ने ऋचा को सोफे पर बैठाया। इतने में अमन वहां से भाग गया। वेटर ने जब उस आदमी को मार खाते हुए देखा तो वो भागकर दूसरे हॉल में गया। वहां एक और पार्टी चल रही थी। वेटर अंदर गया और उस क्लब के मालिक को ढूंढने लगा। उस क्लब का मालिक अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था। उससे शहर में तो क्या देश में सब डरते थे। सब लोग उसे सलीम भाई के नाम से जानते थे। सलीम भाई पहले हफ्ता वसूली और कंट्रैक्ट किलिंग्स किया करता था, लेकिन उसके बाद किसी ने उसे अपने ब्लैक के पैसे व्हाइट में कन्वर्ट करने का तरीका बताते हुए बिजनेस करने की सलाह दी। लेकिन सलीम भाई को मर्डर, किडनैपिंग और वसूली के अलावा कुछ नहीं आता था। इसलिए उसने उसी आदमी के बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए जिसने उसे बिजनेस करने का आइडिया दिया था। सलीम भाई के पास अनाप शनाप पैसा था। उसके पैसे और डर दोनों ने ही ऐसा कमाल किया कि उनका बिजनेस 2 ही साल में देश के टॉप बिजनेसेस में आ गया। और सलीम भाई ब्लैक कॉलर से व्हाइट कॉलर हो गए। उनका उठना बैठना देश के बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगा। सब लोग जानते थे कि सलीम एक गैंगस्टर था, लेकिन सलीम का डर इतना था कि कोई भी उसके मुंह पर यह बात नहीं कहता था। सलीम ने बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी 2 नंबर के काम नहीं छोड़े थे। वो अब बड़े बड़े क्लब्स चलाता था जिसमें ड्रग्स खुलेआम बेचे जाते थे। अमीर लड़के लड़कियों को उसके क्लब्स बहुत पसंद थे क्योंकि उसके क्लब्स में दुनिया भर के मशहूर ड्रग्स मिलते थे। पुलिस और लॉ दोनों ही सलीम की जेब में रहते थे। मीडिया तक उससे डरती थी। इधर वेटर सलीम को ढूंढता हुआ अंदर आया। उसने देखा कि सलीम किसी से बात कर रहा था। वो भागकर उसके पास गया और उससे बोला, बॉस। सलीम ने उसे घूरकर देखा। वेटर डर गया। देख नहीं सकते, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। वेटर जानता था कि अगर उसने सलीम को न्यूज देने में देरी की तो सलीम उससे बात पता चलने के बाद कच्चा चबा जाएगा। वेटर ने हिम्मत जुटाई और बोला, बॉस वो कुछ लोग आपके छोटे भाई को बेरहमी से मार रहे हैं। ये सुनकर सलीम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जिस सलीम से पूरा देश डरता था, उसी सलीम के छोटे को भाई कोई उसी के क्लब में मार रहा था। इस बात ने उसे गुस्से से लाल कर दिया। CH-19 गैंगस्टर सलीम के छोटे भाई आफ्ताब ने आयुषी के साथ जबरदस्ती की। आफ्ताब की दिमागी हालत थोड़ी कमजोर थी। तनय और सौरभ ने जब आफ्ताब को देखा तो वो लोग उसे बेरहमी से मारने लगे। जैसे ही विवेक का ध्यान भी अमन से हटा, अमन वहां से भाग गया। एक वेटर ने सलीम को सब कुछ बता दिया था। सलीम और उसके कुछ आदमी भागते हुए उस हॉल में पहुंचे जहां वो सब लोग थे। आफ्ताब को मार खाता देख सलीम सौरभ और तनय की तरफ लपका। उसके आदमियों ने भी उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। एक ही मिनट में सलीम के आदमियों ने सौरभ और तनय को इतना मार दिया था कि वो दोनों लहूलुहान हो गए थे। सलीम के एक मुके ने तनय का जबड़ा तोड़ दिया था। वो दर्द से चिल्ला रहा था। फिर सलीम अपने भाई के पास गया। उसने देखा उसकी नाक से खून निकल रहा था और वो बहुत रो रहा था। सलीम को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने भाई से प्यार था। सलीम सिर्फ 10 साल का था और आफ्ताब 4 साल का जब उन दोनों के अम्मी अब्बू दंगों में मारे गए थे। तब से सलीम आफ्ताब का ख्याल माँ बाप की तरह रखता था। अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू देखकर सलीम ने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, छोड़ना मत इन लोगों को।
मेरे भाई पर हाथ उठाया है इन लोगों ने। सौरभ और तनय सलीम को जानते और डरते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो मार रहे थे वो उसका छोटा भाई था। उन दोनों को जैसे ही सच पता चला, वो सलीम के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तनय बोला, भाई माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये आपका भाई है। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। फिर सौरभ बोला, भाई माफ कर दो प्लीज। आयुषी पास ही खड़ी थी, डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। विवेक खड़े खड़े सब तमाशा देख रहा था। उसके मन में एक बार उन लोगों को बचाने का ख्याल आया, लेकिन फिर उसे ऋचा वाला हादसा याद आया। फिर उसने सोचा, कितने हिपोक्रेट होते हैं लोग। जब अमन ऋचा के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब यही दोनों उस सीन का मजा ले रहे थे। लेकिन जब बात तनय की अपनी गर्लफ्रेंड पर आई, तब वो दोनों आग बबूला हो गए। इन जैसे अमीरजादों को दूसरों की बहन बेटी से कोई मतलब नहीं होता। विवेक को वहां जो भी चल रहा था बकवास लगा। उसने ऋचा को उठाया और वहां से जाने लगा। उसे वहां से जाते हुए देख सलीम उससे बोला, तू कहां जा रहा है बेसाले, अभी तो तेरी भी धुलाई बाकी है। सलीम ने ये कहते हुए दांत पीसे, और उसके बाद अपने आदमियों से बोला, नोच डालो सालों को और उस लड़की को यहाँ लेकर आओ। मेरा भाई आज एक नहीं दो लड़कियों के साथ सोएगा। ये कहकर उसने ऋचा और आयुषी की तरफ देखा। ऋचा को कुछ होश नहीं था, पर आयुषी ये सुन पड़ी गई। सलीम के कुछ आदमी ऋचा की तरफ बढ़ने लगे। विवेक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उनको मारने लगा। अपने आदमियों को मार खाता देख सलीम शेर की तरह दहाड़ा। उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद सब लोग डर गए, लेकिन विवेक पर सलीम के चीखने का कोई असर नहीं पड़ा। सलीम ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गया। सलीम ने विवेक को मारना चाहा, लेकिन विवेक ने उसे भी उठाकर पटक दिया। उसने सलीम के गले पर अपना पैर रखा। उस वक्त जो हो रहा था वो किसी ने भी सोचा नहीं था। कोई सपने में भी ये बात नहीं सोच सकता था कि इतने बड़े गैंगस्टर को उसकी ही देह में आकर कोई यूं मार सकता था। अपने बॉस को बचाने के लिए सलीम के आदमी दौड़े, लेकिन विवेक ने उन्हें सलीम के पास तक नहीं आने दिया। एक के बाद एक विवेक ने उसके सब आदमियों को ठिकाने लगा दिया। विवेक सबको ब्रूस ली की तरह मार रहा था। विवेक उनको मारने के लिए अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वो वही खड़े खड़े सलीम के हटे कट्टे आदमियों को मक्खियों की तरह मारे जा रहा था। उस जगह का माहौल इतना गंभीर हो गया था कि सब अपनी सांसें रोके हुए विवेक को देखे जा रहे थे। सौरभ और तनय दोनों अपनी अपनी किस्मत को थैंक यू कह रहे थे कि उन दोनों ने विवेक को मारने की गलती नहीं की थी। नहीं तो विवेक इस वक्त उन दोनों को भी यूं ही मार रहा होता। सलीम की जान खतरे में थी। ये बात समझते हुए उसके दोस्त किशोर ने विवेक से कहा, रुक जा लड़के, तुझे अंदाजा भी है तू किस आदमी को मार रहा है। विवेक उससे बोला, मैं जानता हूं किसे मार रहा हूं। मैं उस इंसान को मार रहा हूं जिसे औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, जो औरतों को बाजारू समझता है, जो अपने पागल भाई के लिए अपने खौफ या पैसों से हर रात नई लड़की खरीद कर लाता है। और मैं जानता हूं ऐसे पिम्प्स को कैसे सबक सिखाना चाहिए। ये कहकर विवेक अपना पैर जोर से सलीम की गर्दन पर दबाने लगा। ये देख किशोर डर गया। वो उससे बोला, रुक जा साले, मैं अभी बुलाता हूं तेरे बाप को। ये कहकर किशोर ने किसी को कॉल किया। सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज दास अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें एक कॉल आया। उन्होंने आधी नींद में वो फोन देखा और काट दिया। कुछ ही सेकंड में फिर से फोन बजा। सूरज ने एक बार और कॉल काट दिया। तीसरी बार जब फोन बजा तो सूरज की नींद टूट गई। उसने चिढ़ते हुए फोन उठाया, कौन बदतमीज है यार। सामने से एक आदमी डरते हुए बोला, सर मैं किशोर बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतनी सुबह फोन किया, लेकिन बात ही ऐसी थी कि मुझे कॉल करना पड़ा। सर सलीम भाई की जान खतरे में है, कोई आदमी उन्हें मारे जा रहा है। किशोर के मुंह से बात सुनकर सूरज के होश उड़ गए। सलीम सूरज का खास आदमी था। सूरज ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि सलीम जैसे पावरफुल इंसान को कोई मार सकता है। वो बोला, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूं वहां। सूरज ने फोन रख अपने ड्रॉर में से गन निकाली और अपनी कार में बैठकर चला गया। जल्दी जल्दी में उसने अपने साथ ड्राइवर तक को नहीं लिया था। सूरज क्लब में पहुंचा, फिर उस हॉल में पहुंचा जहां पर यह सब तमाशा हो रहा था। वहां 6 लोग खड़े थे और सलीम के 10 आदमी इधर उधर गिरे पड़े थे। सूरज ने देखा कि किसी ने सलीम को अपने पैरों की नोक पर रख रखा था। उसने उस आदमी को गौर से देखा तो वो चौंक गया। उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, विवेक तुम। विवेक ने अपना नाम सुन सूरज की तरफ देखा। उसे पहचानते देर नहीं लगी कि सूरज और कोई नहीं देविका के चाचा था। सूरज को देखकर विवेक ने अपने पैर सलीम से हटा लिए। सलीम उससे दूर हट गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो खांसने लगा। किशोर विवेक को देखकर मुस्कुराया और बोला, क्यों उड़ गए ना तोते सूरज दास जी को देखकर। मैंने कहा था मैं तेरे बाप को बुला रहा हूँ। विवेक ने किशोर की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सूरज से बोला, अंकल आप यहाँ। सूरज उसे देखकर मुस्कुराया और विवेक को गले लगा लिया। सूरज के विवेक को गले लगाने ने उस जगह का पूरा माहौल ही बदल दिया था। किशोर समझ गया था कि उससे गलती हो गई थी। विवेक कोई बहुत बड़ा आदमी था।
सलीम भी हैरान था। उसने सूरज से पूछा, भैया आप जानते हैं इस लड़के को? इस पर सूरज बोला, मैं सिर्फ इन्हें जानता नहीं हूँ, मैं इन्हें मानता भी बहुत हूँ। बहुत खास इंसान है मेरे लिए ये। सूरज कभी ये बात नहीं भूल सकता था कि विवेक ही वो इंसान था जिसने उसके मरते हुए पिता को मौत के मुंह से बाहर लेकर आया था। सूरज ने विवेक से पूछा, विवेक ये मामला क्या है? क्या चल रहा है ये सब? विवेक ने सूरज को सारी बातें बताई। उसने ऋचा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल अगर ये लड़कियों से इस तरह बदतमीजी नहीं करता तो मैं इसे कुछ नहीं कहता, लेकिन विवेक चुप हो गया। सूरज ने सलीम को घूर कर देखा, सलीम मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम्हारा भाई तो नादान है, उसने जो किया उसमें उसका कसूर नहीं। उसकी खराब दिमागी हालत का कसूर है। पर तुम तो समझदार हो। उसे समझाने की जगह तुम लोगों को यूं मारते फिर रहे हो। इस पर अपने आप का बचाव करते हुए सलीम बोला, लेकिन भाई इन दोनों लड़कों ने मेरे भाई को बहुत मारा था। उसने सौरभ और तने की बात करते हुए ये कहा। सूरज उस पर चिढ़ता हुआ बोला, तो लड़कों से निपटना चाहिए था। तुम विवेक की साली और उसकी दोस्त को क्यों बीच में लेकर आए? उसकी ये बात सुनकर सलीम शर्मिंदा हो गया। सूरज आगे बोला, सलीम तुम मेरे साथ का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, लेकिन तुम मेरे और मेरे खानदान का नाम गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कभी ये सोचा नहीं था। इस पर सलीम सूरज से माफी मांगता हुआ बोला, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे पता नहीं था ये आपके खास है। और मैं दोबारा से अब ध्यान रखूंगा। मैं कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। सूरज उससे बोला, तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें विवेक से माफी मांगनी चाहिए। सलीम विवेक की तरफ देखकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। विवेक सौरभ, तनय और आयुषी के लिए सलीम से बोला, इन बच्चों को घर जाने दो। सलीम बोला, जैसा आप कहें। उसके बाद उसने उन सबसे कहा, जाओ तुम लोग यहां से। ये सुनकर उन तीनों की जान में जान आई। वो लोग वहां से भागने लगे। जाते जाते सौरभ विवेक से बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे बदतमीजी की और हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो तीनों वहां से चले गए। विवेक भी ऋचा को वहां से लेकर जाने लगा। सूरज उसे रोकते हुए बोला, विवेक तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छुड़वा दूं। इस पर विवेक बोला, नहीं अंकल, मैं चला जाऊंगा। विवेक नहीं जानता था कि उसने सूरज को मिस्टर सूरज की जगह अंकल क्यों कहा। उसने सोचा कि शायद इसका रीजन देविका थी। विवेक देविका को कुछ ही दिनों में अपना मानने लगा था, इसलिए उससे जुड़े हर इंसान से उसे एक तरह का लगाव होने लगा था। इसी लगाव के कारण विवेक ने सूरज को अंकल कहा था। वैसे सूरज को भी उसे अपने को अंकल कहना बहुत अच्छा लगा था। देविका उसे विवेक के बारे में बताती रहती थी। विवेक की वजह से देविका के चेहरे पर स्माइल रहती थी। सूरज को विवेक उस वजह से और ज्यादा अच्छा लगने लगा था। सूरज विवेक से बोला, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते? वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। डैड भी काफी दिनों से तुमसे मिलना चाह रहे थे। यही वक्त होता है जब सब लोग घर में ही होते हैं, नहीं तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। विवेक कुछ सोचने लगा। सूरज उससे बोला, अभी तुमने मुझे अंकल कहा और अब तुम इतना सोच रहे हो। अपनों के घर आने में भी कोई इतना सोचता है क्या? तुम्हें चलना चाहिए। देविका भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। विवेक रात भर का जागा हुआ था। वो सूरज को मना कर देना चाहता था, लेकिन सूरज ने उसे इतने प्यार से आने को कहा था कि वो मना नहीं कर पाया। विवेक बोला, लेकिन अंकल एक प्रॉब्लम है। ऋचा अकेले हॉस्टल जाने की हालत में नहीं है। इस पर सूरज हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात। किशोर और उसकी बीवी छोड़ देंगे ऋचा को हॉस्टल। किशोर की तरह घूमते हुए वो बोला, किशोर अभी के अभी अपनी वाइफ को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ। ऋचा नशे की हालत में है, ऐसे में उसका किसी आदमी के साथ अकेले हॉस्टल जाना ठीक नहीं होगा। किशोर ने अपनी बीवी को कॉल किया। उसकी बीवी अब तक सो रही थी। जब किशोर ने उसे आने की बात कही तो वो चिढ़ गई। वो किशोर से नींद में ही लड़ने लगी। किशोर सूरज के गुस्से से इतना डर गया कि उसने चिल्लाकर अपनी बीवी को कहा, अगर तू 15 मिनट में यहाँ नहीं आई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। किशोर जानता था कि वो सूरज से बचने के चक्कर में अपनी बीवी से पंगा ले रहा था। उसकी बीवी 10 मिनट में वहां आ गई थी। वो गुस्से में लाल हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सूरज को वहां देखा वो समझ गई कि मामला सीरियस था। इसलिए वो सबके सामने कुछ नहीं बोली। ऋचा को गाड़ी में बैठाते हुए वो किशोर ने कान में बोली, बहुत तेज चल रहे थे ना तुम। घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। किशोर ये सुनकर डर गया था। उसकी बीवी ने ये बात कान में कहने के बावजूद इतनी जोर से कही कि सब सुनकर हंसने लगे। विवेक ने अशोक को मैसेज किया कि उसे वापस लौटने में देर हो जाएगी। वो सूरज के साथ उसकी गाड़ी में बैठा और वहां से चल दिया। उसकी गाड़ी सलीम खुद घर पहुंचाने के लिए गया। विवेक देविका के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। विवेक को लेकर देविका का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। CH20 सच्चाई। विवेक सूरज के साथ सुबह सुबह उसके घर आ गया था। घर के सभी लोग जाग चुके थे। सूरज विवेक को उनके डाइनिंग रूम में लेकर गया।
देविका और नीरज भी वहां मौजूद थे। देविका नीरज को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। सूरज अंदर आया और बोला, देविका देखो मैं किसे लेकर आया हूं। देविका पलटी। जब उसने विवेक को देखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। विवेक तुम यहाँ? What a सरप्राइज। विवेक मुस्कुराता हुआ वहां खड़ा था। देविका विवेक को देखकर इतना खुश हो गई थी कि वो उसे बैठने तक का पूछना भूल गई। सूरज ने विवेक को अपने पिता से मिलवाया। डैड इनसे मिलिए। ये है विवेक, वही विवेक जिसने आपकी जान बचाई थी। विवेक ने नीरज दास के पैर छुए। नीरज दास को ये थोड़ा अलग लगा। वो लोग मॉडर्न सोसाइटी में रहते थे। उस तरह की सोसाइटीज में पैर छूना ओल्ड स्कूल माना जाता था। लेकिन नीरज को ओल्ड स्कूल पसंद था। उसे आशीर्वाद देते हुए वो बोले, जुग जुग जियो बेटा। फिर वो अपनी ही बात पर हंसते हुए बोले, कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान ने मेरी जान बचाई उसे ही मैं लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहा हूँ। देविका को देखते हुए सूरज बोला, देविका अपने दोस्त को बैठने को नहीं कहोगी। देविका को अपनी भूल समझ आई थी। देविका ने विवेक को बैठने को कहा और नौकरों से कहकर ब्रेकफास्ट लगवाया। नीरज दास बड़े ही हंसमुख इंसान थे। पैसा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। अब तक उनके अंदर का मासूम बच्चा जिंदा था। वो जिससे भी मिलते थे दिल खोल के मिलते थे। नीरज विवेक से बोले, भाई विवेक, जब से मैंने आंखें खोली हैं मैं बस तुम्हारे बारे में ही सुन रहा हूँ। यू डोंट नो हाउ ईगर आई वॉज टू मीट यू। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, सर मैं भी आपसे मिलना चाहता था। इनफैक्ट 1-2 दिन में मैं खुद देविका से कहने वाला था आपसे मिलवाने को। देविका ने सवाल भरी नजरों से विवेक की तरफ देखा। विवेक उसे समझाते हुए बोला, देविका उस दिन जब मेरे फादर इन लॉ बेहोश हो गए थे, डॉक्टर दुबे ने कहा था ना उनकी कमजोरी का इलाज ढूंढने के लिए। वेल मुझे इलाज मिल गया है। एंड कोइंसिडेंटली वो इलाज मेरी जेब में ही है। ये कहकर विवेक ने अपनी जेब से रेवेटल टैबलेट्स निकाली और नीरज दास के पास गया। सर मेरे फादर इन लॉ की तरह आपकी बॉडी में भी बहुत कमजोरी है। आप उस जहर से तो बच गए लेकिन कमजोरी के कारण दूसरी बीमारियों का खतरा अब भी है। जहर वाली बात सुनकर नीरज दास का मुंह खुला का खुला रह गया था। देविका और सूरज ने उन्हें ये नहीं बताया था कि उन्हें जहर दिया गया था। वो नहीं चाहते थे कि ठीक होते ही नीरज फिर से टेंशन लेने लगे। लेकिन विवेक ने वो कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। नीरज ने सूरज से पूछा, ये क्या कह रहा है सूरज? मुझे जहर दिया गया था। सूरज उन्हें समझाते हुए बोला, हाँ डैड ये सही कह रहा है। आपको जहर दिया गया था। लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। नीरज दास गुस्सा होते हुए उससे बोले, तो तुमने मुझे अब तक इस बारे में बताया क्यों नहीं था? नीरज का गुस्सा शांत करने के लिए देविका ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें प्यार से बोली, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं दादू। और हम नहीं चाहते थे कि आप ये बात सुनकर डर जाओ या टेंशन में आ जाओ। नीरज ने देखा कि देविका और सूरज दोनों ही इस बात पर शर्मिंदा थे कि उन लोगों ने उससे सच्चाई छुपाई थी। लेकिन फिर उन्हें उन दोनों पर तरस आया। जब नीरज बिस्तर पर अधमरे से पड़े थे तब देविका और सूरज ही थे जो उनकी सेवा करते थे। घर में चाहे लाख नौकर हो लेकिन अगर कोई अपना ना हो तो जिंदगी नहीं कटती। इंसान चाहे कितना भी बीमार हो, वो चाहे वेंटिलेटर पर ही क्यों ना हो, अपनों का स्पर्श उसे हमेशा समझ आता है और अच्छा भी लगता है। नीरज अपना गुस्सा पल भर में ही भूल गए। विवेक ने देविका की तरफ देखा और इशारे से कहा, आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था। देविका मुस्कुराए और इशारे से ही बोली, इट्स ओके। नीरज ने सूरज से पूछा, मुझे जहर किसने दिया था कुछ पता चला? सूरज बोला, नहीं डैड, मैंने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम लगा रखी है इस चीज के लिए लेकिन कोई भी क्लू अब तक हाथ नहीं आया है। सूरज को याद आया कि विवेक के ससुर को भी सेम जहर दिया गया था। उन्होंने उससे पूछा, विवेक तुम्हें कुछ पता चला तुम्हारे फादर इन लॉ को किसने जहर दिया था? जब से विवेक के ससुर ठीक हुए थे एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही थी। इसलिए विवेक के दिमाग से ये जहर वाली बात जैसे निकल ही गई थी। वो सूरज से बोला, नहीं अंकल अभी तक तो नहीं। जब विवेक ने सूरज को अंकल कहा तो देविका उसे देखकर मुस्कुराई। वैसे विवेक नीरज दास को भी दादाजी बोलना चाहता था, लेकिन देश के सबसे अमीर इंसान के सामने उसका मुंह खुलते खुलते रह गया। सूरज बोला, मैं मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम को कहूंगा तुम्हारे फादर इन लॉ के बारे में भी पता करने के लिए। बस एक बार वो आदमी हाथ आ जाए जिसने मेरे डैड को जहर दिया था, मैं उसकी बोटी बोटी नोच लूंगा। विवेक बोला, अंकल एक बार उस जहर के बारे में पता चल जाए जो सर और मेरे फादर इन लॉ को दिया गया था तो कल्प्रेट को ढूंढना आसान हो जाएगा। देविका को ये जहर की बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बात पटलते हुए बोली, वैसे विवेक आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ तुम्हारा? इस बात पर सूरज और विवेक दोनों ही मुस्कुरा दिए। दोनों को किशोर और उसकी बीवी का झगड़ा याद आ गया था। सूरज ने देविका को सारी घटना बताई। वो सुनकर देविका की नजरों में विवेक के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। विवेक ने ब्रेकफास्ट खत्म करके नीरज को रेवेटल टैबलेट्स दी। ब्रेकफास्ट करते करते सबको बहुत लेट हो गया था। सूरज को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी। उसे वहां से जाता हुआ देखा विवेक भी जाने लगा।
लेकिन नीरज ने उसे रोक लिया। वो उससे बोले, विवेक मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाने लगे। देविका भी नीरज के पीछे चलने लगी। वैसे तो नीरज को कमजोरी के कारण चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन विवेक की रेविटल टैबलेट्स इतनी असरदार थी कि नीरज व्हीलचेयर की जगह चलकर अपने कमरे तक गए। नीरज, देविका और विवेक नीरज के कमरे में थे। नीरज विवेक से कुछ ऐसी बातें करना चाहते थे जो वो बाहर सबके सामने नहीं कर सकते थे। सूरज से भी वो बातें छुपाना उनके लिए जरूरी था। वो विवेक से बोले, विवेक मैं और देविका मुनि मठ से हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। मेरी वाइफ तक नहीं जानती थी इस बारे में। वो 1000 बार मुझसे पूछ चुकी थी मेरे अजीब बर्ताव के बारे में, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बताया था। तुम जानते ही हो ये रूल है मठ का, इसलिए तुमसे नीचे बात करने की जगह मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वो आगे बोले, विवेक तुम में बहुत अमेजिंग पावर्स हैं, देविका मुझे तुम्हारे बारे में बताती रहती है, और तुमने जो मुझे दवाई दी थी वो भी कमाल की थी। लेकिन बेटा तुम तो जानते हो, हम सोसाइटी को अपने पावर्स के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए जरूरी है कि सोसाइटी की नजरों में हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी इज्जत की जाए। तुम मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया है ऐसी, वो इंसान की अच्छाई नहीं, उसके पैसे देखती है। और तुम चाहकर भी उस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उस दुनिया में तुम्हारी बीवी भी रहती है। मैं बात घुमाऊंगा नहीं, मुझे देविका ने बताया था कि तुम कोई काम नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं ये भी जानता हूं कि ये कहने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे पहली ही मुलाकात में अपने से लगे। देविका को भी तुमसे बहुत लगाव है, इसलिए तुम्हें अपने पोते जैसा समझकर मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ। विवेक बोला, सर आपको। नीरज ने उसे बीच में ही टोक दिया, सर नहीं दादाजी कह सकते हो तुम मुझे। उनकी बात सुनकर देविका को बहुत अच्छा लगा। विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं आपको बता नहीं सकता आपकी ये बात सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा है। पिछले 5 सालों में किसी ने मुझसे इतने अपनेपन से कभी बात नहीं की। 5 साल पहले मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया था, मुझे तो याद भी नहीं वो कैसा दिखता था, लेकिन आपको देखकर लगता है मेरे दादाजी आपके जैसे ही होंगे। ये बात कहते कहते विवेक की आंखें भर आई थी। देविका उसे गले लगा लेना चाहती थी, लेकिन अपने दादाजी के सामने उसने ऐसा करने से खुद को रोका। नीरज विवेक से बोले, इधर आ, और ये बोलकर उन्होंने विवेक को जोर से गले लगा लिया। विवेक आगे बोला, आपने जो सवाल किया मेरे दादाजी भी वही सवाल करते मुझे। लेकिन सर, मेरा मतलब है दादाजी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण मेरी सारी इंटेलिजेंस, मेरी सारी सही गलत की समझ सब कुछ चली गई थी। कैसे, क्यों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सन्यासी ने मुझसे 5 साल पहले कहा था कि उनकी दी हुई पावर्स के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा था, और उसी के कारण मैं 5 सालों तक कुछ करने लायक नहीं था। लेकिन उन सन्यासी ने मुझसे कहा था 5 साल बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी, और देखिए मेरी लाइफ बदल रही है। इसलिए अब मैं अपने लिए जॉब ढूंढूंगा। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है मुझे कोई छोटा मोटा काम तो मिल ही जाएगा। उसकी ये बात सुनकर नीरज उस सन्यासी के बारे में सोचने लगे। कौन हो सकता है वो सन्यासी, उन्होंने खुद से कहा। उसके बाद वो विवेक से बोले, विवेक तुम्हें छोटा मोटा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक बहुत काबिल इंसान हो, और मुझे पता है तुम पंचभूत क्रिया के जैसे और काम के भी मास्टर बन गए हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरे एक बिजनेस को संभालो एज ए CEO। ये सुनकर विवेक हैरानी से देविका को देखने लगा। देविका कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराई। विवेक बोला, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। नीरज बोले, विवेक बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस नहीं गट्स चाहिए, जो तुम में है। और ये मत समझना मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ, तुम्हें काम पर रखना मेरी ही लालच है। अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं आजकल। विवेक सोच में पड़ गया। नीरज उसे प्यार से डांटते हुए बोले, अब ज्यादा चूचे मत करो, मैंने जैसा कहा है वैसा करो। विवेक मुस्कुरा दिया। नीरज बोले, तो लड़का राजी है। ठीक है विवेक, मैं सारा पेपर वर्क तैयार करवा के रखूंगा। उस कंपनी का नाम है कैची कैट। कैची कैट एक बहुत बड़ी विमेन फैशन कंपनी थी। विवेक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे उस कंपनी का CEO बना दिया गया था। विवेक अपनी छत पर टहल रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढलने लगा था। विवेक इसी सोच में गुम था कि उसके ससुर और देविका के दादाजी को जहर किसने दिया होगा। उसे कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था जिससे वो उस इंसान का पता लगा सके। वो किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकता था। उसके घर में किसी को नहीं पता था कि अशोक को जहर दिया गया था। वजह यह थी कि किसी को भी बंसल परिवार में ये नहीं पता था कि विवेक ने अशोक का इलाज किया था। विवेक बंसल परिवार के सामने ये साबित भी नहीं कर सकता था कि अशोक को जहर दिया गया था, क्योंकि उसके लिए एक डॉक्टर दुबे ही थे जो उसकी बात को टेस्टिफाई कर सकते थे। विवेक उनकी मदद ले सकता था। विवेक के कहने पर वो बंसल परिवार को ये बात बता सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अशोक बंसल को ठीक हुए काफी दिन हो चुके थे।
और अब इतने दिनों बाद अगर डॉक्टर दुबे आकर बंसल परिवार को जहर वाली बात बातेंगे तो दो ही चीजें होंगी। या तो वो लोग उनका यकीन नहीं करेंगे या फिर उन पर ही बात पहले ना बताने को लेकर इल्जाम लगा देंगे। विवेक नहीं चाहता था कि उसकी वजह से डॉक्टर दुबे को कोई परेशानी झेलनी पड़े, इसलिए वो कोई और ताकीरा सोचने लगा। रात में विवेक को नींद नहीं आ रही थी। उसने मेडिटेशन करने का सोचा। वो मेडिटेशन के लिए उसी जंगल में गया जहां पर वो देविका के साथ पहले गया था। उस जगह में कोई ऐसी शक्ति थी जो उसके लिए मेडिटेशन करना आसान बना देती थी। विवेक वहां गया और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। वो जंगल एकदम सुनसान था। विवेक को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। कुछ देर बाद विवेक को विजन्स आने लगे। उसे कुछ चेहरे दिखने लगे। विवेक ने खुद को शांत किया और अपनी पूरी ताकत ध्यान में लगाते हुए उस चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में वो चेहरा उसे साफ दिखाई देने लगा। वो और कोई नहीं रॉकी था। विवेक ने देखा कि उसके विजन में उसे कोई लड़की दिख रही थी। विवेक को वो लड़की कुछ जानी पहचानी लगी। विवेक उस लड़की को अपने विजन में देखकर हक्का बक्का रह गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सुपर सोन इन लॉ और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद।